अस्सलामुअलैकुम और वेरी गुड मॉर्निंग। वेलकम टू न्यू पाकिस्तान। मैं हूं अनवार खान और मैं हूं आपके साथ नबीहा इजाज खान। उम्मीद करती हूं आप अपनी सुबह का आगाज़ कर चुके होंगे। और तुर्किया में और शाम में जिस नौयत का ज़लज़ला आया, वहां के रहने वालों को इस ज़लज़ले ने हिला कर रख दिया। कई अमवात हुई, बहुत बड़ी तादाद में लोग मुतासिर हुए। अच्छा, महकमा मौसमियात का कहना है ज़लज़ले के हवाले से, चूंकि ये एक कुदरती आफत है इसलिए इसका इल्म पहले से नहीं हो सकता। पहले से ज़लज़ले का इल्म होता तो तुर्किया में इतना जो बड़ा नुकसान हुआ है, जानी और माली नुकसान हुआ है, ये ना होता। महकमा मौसमियात का ये भी कहना है कि चूंकि तुर्किया और शाम में हौलनाक ज़लज़ले के बाद सोशल मीडिया पर हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान समेत जनूबी वस्ती एशियाई ममालिक में ज़लज़ले की पेशगोइयां गर्दिश कर रही हैं। अनवार, कल से परसों से एक शोर बावेला मचा हुआ है सोशल मीडिया पर। लोगों के व्हाट्सएप ग्रुप में इस तरह के मैसेजेस आपको पता है कि फिर फॉरवर्ड होना शुरू हो जाते हैं, पेश की जाती है कि पाकिस्तान भी जो है वो वहां पर ज़लज़ला आ सकता है, प्रेडिक्शंस की जा रही है। जबकि जो महकमा मौसमियात है उनका इस हवाले से जो मौक़िफ़ है वो भी सामने आ चुका है। बिल्कुल, महकमा मौसमियात के डायरेक्टर ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान में ज़लज़ले से मुताल्लिक पेशगोइयों को हम मुस्तरद करते हैं, और वो ये कह रहे हैं कि तुर्किया पाकिस्तान की फॉल्ट लाइंस में कोई भी मुमासलत नहीं है। और वो ये भी कह रही है कि सोशल मीडिया पर जो ज़ेरे गर्दिश ज़लज़ले से मुताल्लिक पेशन गोइयाँ हैं उनकी कोई साइंसी बुनियाद भी मौजूद नहीं है। सिर्फ सोशल मीडिया पर हम देखते हैं कि बहुत सी जब फेक खबरें भी सामने आती हैं तो इसी तरह से ये डिफरेंट थ्योरीज पेश की जा रही है कि शायद तुर्किया के बाद अब पाकिस्तान, अफगानिस्तान और मशरिक वस्ता में भी उसी नौयत का ज़लज़ला आ सकता है। तो उनका ये कहना है कि पाकिस्तान का अपना एक स्टेट ऑफ द आर्ट मॉनिटरिंग सिस्टम मौजूद है। तुर्किया शाम की सूरत हाल और जो आफ्टर शॉक्स हैं उसको भी अभी भी मॉनिटर किया जा रहा है। बिल्कुल, पाकिस्तान की जो 2/3 आबादी है फॉल्ट लाइन पर है। 2005 और 2013 में इन्हीं फॉल्ट लाइंस पर ज़लज़ले आए थे जिसके बाइस शदीद जानी नुकसान हुआ था और ये नुकसान बर्दाश्त करना पड़ा था। पाकिस्तान में कश्मीर, शिमाली इलाका जात, बलूचिस्तान, सिब्बी समेत नॉर्थ ईस्ट जोन फॉल्ट लाइंस पर मौजूद हैं और आगे चलकर इस पर एक्सपर्ट से हम मजीद बात भी करेंगे। अच्छा, दूसरी जानिब तबाहकुन 7.9 शिद्दत के ज़लज़ले से शाम और तुर्किया में हज़ारों अफराद जान बहक हुए हैं, हज़ारों लोग मुतासिर और ज़ख्मी हुए हैं। मलबे से अभी भी लाशें निकालने का, मुतासरीन को निकालने का जो सिलसिला है वो जारी है। मौसम भी इसमें काफ़ी हर्डल है। मौसम की जो सख्तियां हैं वो मौजूद हैं। वहां पर बारिश हो रही है, बर्फबारी हो रही है, जिसकी वजह से जो रेस्क्यू ऑपरेशन है उसमें बहुत ज़्यादा मुश्किल का सामना है। अभी भी लोग मलबे तले मौजूद हैं, जिसकी वजह से अमवात में मजीद इजाफे का खदशा भी जाहिर किया जा रहा है। गैर मुल्की मीडिया ये बता रहा है कि जो मुतासर इलाके हैं वहाँ ज़लज़ले के बाद आफ्टर शॉक्स का सिलसिला अभी भी जारी है, इसलिए लोग वापस अपने घरों में भी शिफ्ट नहीं हो रहे कि दोबारा से ज़लज़ला ना आ जाए। तो उनको वहां पर टेंट मुहैया किए जा रहे हैं और इस वक्त वो इस सख्त मौसम को बर्दाश्त भी करते दिखाई दे रहे हैं। प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं, टॉप स्टोरीज पर नजर डालते हैं। विफाकी काबीना या इब्राहिम लोधी की फौज तादाद 83 हो गई। IMF से डील आखिरी मराहिल में। पाकिस्तान में ज़लज़ले आने वाले हैं, ऐसी पेशन गोइयों की हकीकत क्या है? एक हाथ का शानदार खिलाड़ी जब माजूरी ताकत बन जाए। ई सिगरेट नौजवान में मकबूल होता हुआ कातिल जहर। और वो फल जिनको हम सब्जी समझकर खा गए। प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं और जिस तरह के हम जिक्र कर रहे थे टॉप स्टोरी से पहले कि जो चहमगोइयाँ हैं और जो सोशल मीडिया पर वायरल न्यूज़ हैं और इसके अलावा पाकिस्तान में जो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं वो भी फौरी तौर पर एक्टिव हो जाते हैं, फेक वॉइस नोट्स बनाकर भेजे जाते हैं। कोविड में हमने ये सिलसिला बहुत पीक पर देखा। यार अक्सर कभी कभी दहशतगर्दी का भी मामला हो तो हमें देखते हैं वॉइस नोट आया है कि ये वाला जो मॉल है ये हाई अलर्ट पर है। कोविड में डिफरेंट तरह के टोटकास बताए गए और डॉक्टर की इसी तरह हम देख रहे हैं कि जिस तरह से तुर्किया और शाम में ज़लज़ला आया है तो पाकिस्तान में ज़लज़ला आने वाला है। इस तरह की पेशगोइयां की जा रही हैं। दो के इसमें कोई इस तरह की जो महकमा मौसमियात है उसने बताया कि इस तरह का कोई टूल मौजूद नहीं है कि जो कि पहले से माप सके कि ज़लज़ला आ रहा है और किस नौयत का है। चीफ मेट्रोलॉजिस्ट सरदार सरफराज साहब हमारे साथ इस वक्त इन कॉन्वर्सेशन है, उनसे बात करते हैं। सर अस्सलाम वालेकुम। ये जो भांत के हम तरह तरह के मैसेजेस देख रहे हैं, जो प्रेडिक्शंस की जा रही हैं, हर बंदा इस वक्त सोशल मीडिया एक्सपर्ट बना हुआ है, कितनी हकीकत है इसमें? क्या कोई ऐसा टूल मौजूद है जो कि जांच सके कि किस मुल्क में किस नौयत का ज़लज़ला आने वाला है, खुदा ना खास्ता? जी बहुत शुक्रिया जी। देखिए ये तो एक तरह से एरियाज जो हैं वो प्री
डिफाइंड होते हैं कि कौन से एरिया कितना वल्नरेबल है। जैसे आपने जिक्र किया कि पाकिस्तान का शुमाली इलाका जात है, जो कश्मीर और उधर जो हिंदू कुश का सिलसिला है, साथ में अफगानिस्तान और ऊपर ताजिकिस्तान, तो वो जो हमारा इलाका है शुमाली इलाका जात, और इसी तरह से कोयटा और चमन, तो मतलब एक फॉल्ट लाइन इधर कोयटा चमन साइड पे है, एक फॉल्ट लाइन उधर ऊपर है जो मेजर अर्थक्वेक का बायस बनती है। जैसे कि हमने देखा था 2005 में बड़ा मेजर अर्थक्वेक आया था, जिससे बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शन हुई थी बालाकोट और कश्मीर साइड पे खासकर, और पाकिस्तान के बेशतर इलाकों ने वो जोल्ट जो थे वो ज़लज़ले के उस वक्त महसूस किए थे। तो ये तो तय है कि मतलब ये एरिया कितना वल्नरेबल है, पाकिस्तान का कौन सा एरिया कितना वल्नरेबल है, लेकिन ये कहना कि जी 15 दिनों में ज़लज़ला आ जाएगा या एक हफ्ते में आ जाएगा या 10 दिनों में, इसमें कोई सदाकत नहीं है। इसलिए कि इसका टाइम बिल्कुल तय नहीं किया जा सकता। इसकी मतलब वेदर की तरफ कोई पेशगी अपना इतला या पेशन गोई नहीं कर सकते। कोई ऐसी टेक्नोलॉजी अभी तक ईजाद नहीं हुई है। गो के लोग कहते हैं कुछ प्रीकर्सर्स होते हैं परिंदों की, कुछ मतलब वहाँ से आवाज़ें इस तरह होती हैं। बहरहाल वो तो बिल्कुल एंड टाइम पे ज़ाहिर है अगर कोई होता है तो, लेकिन ये कहना कि जी अगले 15 दिनों में पाकिस्तान में और इंडिया में और फलां खित्ते में ज़लज़ला आ जाएगा, इसमें बिल्कुल कोई सदाकत नहीं है। ठीक है सरफराज साहब, बहुत सी थ्योरीज हम देख रहे हैं सोशल मीडिया पर। सिर्फ यही नहीं कहा जा रहा कि पाकिस्तान में ज़लज़ला आएगा, अफगानिस्तान में आएगा, मशरिक वस्ता में आएगा। इस तरह की थ्योरीज भी हम सुन रहे हैं कि जो बड़े ममालिक हैं वो कोई साजिशी अनासिर इस तरह के हैं कि वो ज़लज़ला लाते हैं। टेक्नोलॉजी का जिक्र भी हो रहा है। बिल्कुल, तो ये किस तरह से पॉसिबल? ये तो नहीं हो सकता। देखिए जी, वो भी एक तरह से ना कोई उसकी एक्सप्लेनेशन हमें किसी लिटरेचर में किसी उस पर नहीं मिलती। जो हार्प के बारे में मतलब साजिशी थ्योरी हमारे यहाँ बहुत जल्दी, जैसे कहते हैं ना, पनपना शुरू हो जाती है और लोग उस पर यकीन भी करना शुरू हो जाते हैं। तो मतलब साइंटिफिकली कोई ऐसी कोई आपको गहरी मालूमात मिलती, कोई उसकी मतलब उसको किसी भी तरह से वेरीफाई नहीं कर सकते। बस ये कहा सुना ही है कि वो कर सकते हैं नहीं कर सकते। सर आपसे ये भी जानना चाहेंगे, बहुत सारे लोग देख रहे हैं, आपको सुन रहे हैं, बहुत सारे लोग इस बात से ला इल्म है, चूंकि ज़लज़ला आना एक कुदरती आफत है, लेकिन बहुत सारे लोग नहीं जानते कि ज़लज़ले कैसे आते हैं। मैं चाहूंगी आप थोड़ा सा बताइएगा, शेयर कीजिएगा इसकी डिटेल्स। देखिए, बुनियादी तौर पर जो आपकी कुराए अर्ज़ है ना, ये मुख्तलिफ प्लेट्स पर मुश्तमिल है, जैसे टेक्टोनिक प्लेट्स हम कहते हैं। तो हमारा जो खित्ता है ये एक तरह से नॉर्थ में दो प्लेट्स का एक तरह से जंक्शन है। ऊपर से एशिया और यूरोप को मिला के यूरेशियन प्लेट उसे कहा जाता है। नॉर्थ में वो है, इधर इंडियन प्लेट है। इंडिया, ऑस्ट्रेलिया और ये सारा ऑस्ट्रेलिया तक चली जाती है। ये पूरा ये इंडियन प्लेट ऐसे कहते हैं। और फिर उस तरफ जनूब मगरब की तरफ अरेबियन सी को लें और सऊदी अरब और मशरक़ वस्ता का जो बेशतर इलाका है उसको, वो अरेबियन प्लेट पर मुश्तमिल है। तो हमारे खित्ते में एक तरह से वो ऐसे होता है कि प्लेट्स की आहिस्ता आहिस्ता ये कुदरती अमर है कि मूवमेंट जारी रहती है उन टेक्टोनिक प्लेट्स की। यानी ये कोई हज़ार साल पहले कहते हैं कि प्लेट्स की मूवमेंट से ये जो बड़े बड़े पहाड़ हैं ये वजूद में आए कि एक मतलब ये कि वो बिल्डअप हो गया। एक प्लेट दूसरी प्लेट से सिरकती है, जब उससे टकराती है तो ज़लज़ला आता है, या ये कि वो प्लेट दूसरी प्लेट के नीचे धंस जाए मूवमेंट के हिसाब से। तो मतलब बुनियादी जो है ना अमल ज़लज़ला आने के पीछे ये है कि टेक्टोनिक प्लेट्स की मूवमेंट है। बाज़ औक़ात वो एक दूसरे से स्लाइड करती हुई निकलती है, प्लेट जब एक दूसरे के करीब से जाती है मूव करती है, और बाज़ औक़ात एक दूसरे के यानी सबडक्ट हो जाती है, एक प्लेट दूसरी प्लेट के नीचे चली जाती है, धंस जाती है। तो मेजर अर्थक्वेक जो है वो प्लेट की क्लोज मूवमेंट से एक तरह से वो आता है। और जहाँ वल्नरेबल एरियाज जैसे आपने फॉल्ट लाइंस डिफाइन की हुई हैं या तय की हुई हैं, इतनी स्टडी ज़रूर है कि फॉल्ट लाइंस पूरी दुनिया पे कहाँ मौजूद है, कितनी गहरी हैं और किस एरिया में कितनी शिद्दत का ज़लज़ला आ सकता है किसी भी वक्त। ठीक है सरफराज साहब, पाकिस्तान के कौन से इलाके हैं जो फॉल्ट लाइंस पर मौजूद हैं? पाकिस्तान की, जैसे मैंने पहले कहा ना कि शुमाली इलाका जाता है, उसमें आपका कश्मीर आ जाता है। फिर जो केपी के जो शुमाली इलाके हैं, चित्राल साइड हो गया, हज़ारा डिवीज़न है जो उसकी शुमाली इलाका जात, वहाँ से एक्टिव फॉल्ट लाइन गुजरती है। यानी आपका जो कोई हिंदूकश का सिलसिला है पहाड़ों का, उसमें वो जो एरियाज उसमें फॉल करते हैं वहाँ पर एक्टिव फॉल्ट लाइन है, मेजर फॉल्ट लाइन है। और इसी तरह से उधर हिमालय की तरफ कश्मीर से मतलब इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर हो गया और हमारा कश्मीर हो गया, उस एरिया पे मुश्तमिल जो है
वही फॉल्ट लाइन है, फिर वही फॉल्ट लाइन पाकिस्तान के वेस्टर्न बॉर्डर से अफगानिस्तान के साथ होती हुई नीचे कोयटा चमन तक आ जाती है। तो इस तरह से ये जो आपके शुमाली इलाका जाते हैं और शुमाली बलूचिस्तान है और कोयटा से नीचे जो खारान डिस्ट्रिक्ट है, आपको याद होगा कि 2005 में तो मेजर अर्थक्वेक कश्मीर में आया था, फिर 2008 में खारान डिस्ट्रिक्ट में बड़ा इसी तरह का एक तरह वन ऑफ द मेजर अर्थक्वेक वो भी था। फिर 3-4 साल पहले हमारे जेलम और मंगला साइड पे एक आया था। तो ये जो एरियाज हैं ये वल्नरेबल हैं ज्यादा हमारे, तो वहाँ पे फॉल्ट लाइंस गहरी हैं। जी सरदार सरफराज साहब, मैं ये भी जानना चाहूँगी, आपसे पूछना चाहूँगी कि जब खुदा ना खास्ता कोई भी इस तरह की कुदरती आफत आती है, ज़लज़ला आता है, तो बहुत ही कम ड्यूरेशन में बहुत बड़ा नुकसान हो जाता है, लेकिन फिर भी अब क्या एहतियाती तदाबीर होनी चाहिए, फौरी तौर पर क्या करना चाहिए? बहुत ज़्यादा लोग पैनिक भी हो जाते हैं, लेकिन नफ्स पर कंट्रोल रखना बहुत ज़रूरी है। देखिए, इसमें जो असल में जिसे कहते हैं प्रोटेक्टिव मेजर्स, तो मतलब फौरी तौर पे इमीडिएटली आप ये ले सकते हैं कि कोई जैसे ही कोई इस तरह की ग्राउंड शेकिंग हो तो आप उससे मतलब घरों के अंदर से बाहर आ जाएं, खुले मैदान में आ जाएं। तो कहते हैं ना, जलजले से मतलब इतनी अमवात या हादसात नहीं होते, बिल्डिंग गिरने से ज्यादा होती है। तो जो लॉन्ग टर्म प्लानिंग है वो तो ये है कि जो भी आपके प्रोन एरियाज हैं, जो वल्नरेबल एरियाज हैं, वहाँ बिल्डिंग कोड बहुत सख्ती से उस पर अमल दरामद होना चाहिए। आपको याद होगा कि कोयटा में 1935 में ऐसा जलजला आया था कि पूरा शहर मलिया मेर हो गया था, और तब से वहाँ बिल्डिंग कोड ये है एक तरह से इम्प्लीमेंट होता रहा है, लेकिन अब उस पर भी उस तरह से सख्ती से इम्प्लीमेंट नहीं होता कि सिर्फ और सिर्फ सिंगल स्टोरी तक मकानात बनाने की इजाज़त होती थी कोयटा में। तो जापान में देखें सबसे ज़्यादा ज़लज़ले आते हैं दुनिया में और बहुत ही फ्रीक्वेंट आते हैं जी। लेकिन वहाँ हम देखते हैं कि बहुत कम नुकसान होते हैं, यानी कुछ चंद बात होगी। इस तरह के मेजर अर्थक्वेक आते हैं इसलिए कि उनकी बिल्डिंग्स इस तरह से बनी होती हैं, उन्होंने बिल्डिंग कोड पे बहुत सख्ती से अमल दरामद कराया होता है कि उस वो जब अर्थक्वेक आता है तो पूरी बिल्डिंग शेक कर जाती है और गिरती नहीं। तो लॉन्ग टर्म पे तो ये इस पे सख्ती से अमल दरामद होना चाहिए, और शॉर्ट टर्म में तो यही है कि जब कोई इस तरह की एक्टिविटी मतलब अर्थक्वेक की हो जाए तो आप घरों से बाहर निकल आएं, लोग अगर जो निकल सकते हैं बाहर निकल आएं, और घर के अंदर ही अगर वो ना हो तो आप मतलब जो आपका फर्नीचर जैसे मेज वेज है तो उसके नीचे आप अगर पनाह ले सकें उस वक्त अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए इमीडिएटली। ठीक है, बहुत शुक्रिया। चीफ मेट्रोलॉजिस्ट सरदार सरफराज हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन थे। प्रोग्राम में वक्त हुआ है ब्रेक का, और ब्रेक के बाद मुल्की सियासी सूरत हाल पर बात करेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक। पाकिस्तान में सियासी और मुआशी खराबियां अपने उरूज पर हैं, और ऐसे में हुकूमत ने एक पुराना फार्मूला जो कि महज दिखावे के लिए ही हमेशा से इस्तेमाल होता है, और वो है किफ़ायत शारी, जो कि सिर्फ आवाम को दिखाया जाता है। उसकी मुहिम शुरू की जा रही है जिसके लिए एक बाकायदा कमेटी भी बना दी गई है। लेकिन अगर हम वज़ीर आज़म की काबीना का बात करें तो उनकी जो काबीना है उसका साइज़ छोटा होने की बजाय वो मुसलसल बढ़ता जा रहा है, और अब हम देख रहे हैं कि जो 5 नए मुआवरीन खुसूसी हैं उनका इजाफा किया जा रहा है, और जो दुनिया की सबसे बड़ी काबीना का एजाज़ एक मुआशी गर्दाब में फंसे मुल्क पाकिस्तान के पास मौजूद है। अच्छा अनवर, दूसरी जानिब सदर पाकिस्तान सदर आरिफ अलवी ने इलेक्शन कमीशन को खत लिखा है जिसमें कहा गया है कि जो आइन है इलेक्शन में ताखीर की इजाज़त नहीं देता, इसलिए इलेक्शन कमीशन जल्द इलेक्शन की तारीख का ऐलान करे। और इसके साथ ही लाहौर हाई कोर्ट ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 43 अरकान असेंबली को डी नोटिफाई करने का जो इलेक्शन कमीशन का हुक्म है वो मुअत्तल कर दिया। इसी हवाले से बात करेंगे। सीनियर रहनुमा PTI पाकिस्तान तहरीक इंसाफ फवाद चौधरी हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन है। बहुत शुक्रिया फवाद चौधरी साहब, आपने टाइम निकाला हमारे प्रोग्राम के लिए। तहरीक इंसाफ को अहम कामयाबी मिली है, 43 अरकान को डी नोटिफाई करने का जो इलेक्शन कमीशन का हुक्म है मुअत्तल वो कर दिया गया है। तो आप क्या कहेंगे कि अब आपका अपोजिशन लीडर कौमी असेंबली में जाएगा या इस सिलसिले में मजीद कोई रुकावट बाकी है? डिटाई एक ऐसी रुकावट है जो कि हमेशा इस हुकूमत के साथ जो है वो रहती है। अब जब 43 लोग बहाल हो गए हैं तो स्पीकर को चाहिए कि फौरी तौर के ऊपर नए लीडर ऑपोजिशन के लिए प्रोसेस शुरू करे। लेकिन जो ये स्पीकर और ये इन लोगों ने जिस तरह का रवैया रखा है
लगता यही है कि आपको इसके लिए भी दोबारा अदालत में जाना पड़ेगा, क्योंकि अपोजिशन जो है वो सबसे बड़ी अपोजिशन पार्टी का राइट है, और इस तरह से एक लोटे को जिस तरह इन्होंने अपोजिशन लीडर बनाया हुआ है वो नहीं चल सकता। तो अब देखते हैं कि वो इस पर प्रोसेस शुरू करेंगे, बट मुझे उम्मीद नहीं है, मुझे लगता यही है कि अदालत में ही जाना पड़ेगा। ठीक है फवाद चौधरी साहब, दुरुस्त फरमाया आपने कि जो सियासतदान है उनको मसाइल आपस में ही हल करने चाहिए, अदालतों की तरफ हर मसले को लेकर नहीं जाना चाहिए। और स्पीकर को जमहूरी रवायत के मुतालिक भी आप बता रहे थे, लेकिन जो खुद पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास है, पीटीआई उसका बॉयकॉट कर रही है, वजीर आजम की जानिब से जो एपीसी बुलाई गई उसके लिए भी आप लोग नहीं आ रहे, शिरकत से इनकार कर रहे हैं, तो फिर दोनों ही पार्टियां नहीं बैठना चाह रही टेबल पर? नहीं, एपीसी का तो मैंने बताया था आपको कि हमें कोई दावतनामा नहीं आया। उन्होंने टीवी पे जरूर कहा, लेकिन कोई दावतनामा जो है उन्होंने नहीं किया। जहां तक मुश्तरका इजलास का ताल्लुक है, ये हमारा मौक़िफ़ ये है कि पाकिस्तान में जो मौजूदा पार्लियामेंट है, रजीम चेंज के बाद ये अपना जो आईनी एक स्ट्रक्चर है वो खो चुकी है, और मुल्क में नए इंतखाबात जो हैं वो होने चाहिए। और इस बात के ऊपर सिर्फ हमारा ख्याल ये नहीं है, हम 2 इलेक्शन लड़े हैं और दोनों इलेक्शंस में 76% से ज्यादा नशिस्तें पीटीआई ने जीती हैं। लोगों ने इस बात को इंडोर्स किया है कि मौजूदा पार्लियामेंट एक डमी है और आप नए इलेक्शन। ठीक है। अच्छा फवाद चौधरी साहब, जो इस वक्त हम सियासी मंजरनामा देख रहे हैं, मरियम नवाज शरीफ साहिबा हमें काफ़ी एक्टिव दिखाई दे रही हैं सियासी मंजरनामे पर, नवाज शरीफ साहब के वतन वापसी के हवाले से बातचीत हो रही है, और दूसरी जानिब जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, इमरान खान साहब को खासकर जिन केसेस का सामना करना पड़ रहा है, ट्री एंड वाइट केस की बात कर रहे हैं, फॉरेन फंडिंग, तोशाखाना, और जो गिरफ्तारी की बात हो रही है इमरान खान साहब की, जो इस हवाले से चर्चा है, क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हिकमत अमली होगी अगर ऐसा कुछ होता है? देखिए जी, हमारी हुकूमत अमली तो बिल्कुल वाज़ेह है। तमाम लीडरशिप इमरान खान के पीछे खड़ी है, हमें जेलों में डाला जा रहा है, जाली केसेस बनाए जा रहे हैं, लोगों पे शराब चर्स गद्दारी के मुकदमे बनाए जा रहे हैं। ये जो फस्तायत का मुजाहरा ये हुकूमत कर रही है, और ये जो मौसम नकवी है, ये जब से आया है ये तो खुद को हमजा शहबाज से भी ज्यादा वफादार साबित करना चाहते हैं शहबाज शरीफ का। तो हम तो मुकाबला कर रहे हैं, और जो इमरान खान को गिरफ्तार करेंगे, अगर इमरान खान इस वक्त 65% उनकी अप्रूवल है, वो 70% पे जाएगी। अरेस्ट करेंगे 70% से 75% पे जाएगी। अल्टीमेटली आप इलेक्शनों से कब तक भागेंगे? पाकिस्तान को बर्मा और नॉर्थ कोरिया मॉडल के ऊपर इन्होंने ले गए। फवाद चौधरी साहब, एक जानिब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने हर हरबा इस्तेमाल किया, लॉन्ग मार्च का सिलसिला हुआ या दीगर सिलसिले हुए कि इलेक्शन इंतखाबात करवाए जाएं। दूसरी जानिब इमरान खान साहब की कल परसों की जो नई स्टेटमेंट सामने आई, उन्होंने इस पे बोला कि इंतखाबात होंगे तो उसमें धांधली होगी। पहली बात तो ये कि अभी इंतखाबात की तारीख हुकूमत नहीं दे पा रही है, और दूसरा ये अगर इंतखाबात हो भी जाते हैं तो आप कैसे कह सकते हैं कि उसमें धांधली होगी? क्या किया जाए फिर? नहीं पता चल जाता है इलेक्शनों में धांधली हुई है नहीं हुई है, ये तो आपके सामने होते हैं। लोग अंधे तो नहीं है ना ही अहमद है, तो लोगों को पता चल जाता है कि कैसे इलेक्शन हुए कैसे नहीं हुए। और इस वक्त जो हुकूमत चल रही है आपको मालूम है ये अवामी हमायत के ऊपर तो नहीं चल रही है। इन्होंने जो मिडिल क्लास है उसकी कमर तोड़ दी है। 20,000 रुपए से 1.5-2 लाख रुपए कमाने वाले महीने के जो हैं वो तो खानदान जो है वो गुर्बत की सतह पे चले गए हैं। उनको समझ ही नहीं आ रही है हमने आखिर करना क्या है। जो कि इस वक्त पाकिस्तान एक बहुत बड़े मुआशी बहरान का सामना कर रहा है, और उसकी वजह यह है कि इन्होंने एक बहुत बड़ा सियासी बहरान पैदा किया। जब तक ये सियासी बहरान हल नहीं होता, पाकिस्तान का मुआशी बहरान बढ़ता जाए। ठीक है फवाद चौधरी साहब, अभी हम जो देख रहे हैं एक जो महंगाई का हम देख रहे हैं जो बर्डन अवाम पर पड़ रहा है, उस हवाले से क्या कहेंगे? अद्वियात की अगर हम बात करें, ब्लड प्रेशर, शुगर हैं, जो दिल के अमराज हैं, दिमाग के अमराज हैं, उस हवाले से दवाइयाँ मौजूद नहीं हैं। फिर ड्रैप की जानिब से कहा जा रहा है कि 300% जो अद्वियात हैं उनके रेट्स को बढ़ाया जाएगा। फ्यूल की प्राइसेस बढ़ी हैं और यही कहा जा रहा है आगे मजीद भी बढ़ेंगी, तो बहुत ज्यादा बर्डन जा रहा है अवाम पर। बिल्कुल, ये देखिए ना, अब मसला ये है कि इनकी तमाम का तवज्जो है कि IMF से हमारा प्रोग्राम साइन हो जाए, IMF से प्रोग्राम साइन हो जाएगा, उसके बाद आप 6-8 बिलियन डॉलर भी आप ले लेंगे, लेकिन किस कीमत के ऊपर? आप अवाम की कमर तोड़ के 6-8 बिलियन डॉलर ले लेंगे, पॉलिसी आपकी है नहीं, आप 6 महीने बाद डिफॉल्ट के ऊपर खड़े होंगे, क्योंकि आपसे ना आपका
हमारा सिंपल प्रॉब्लम तो ये है ना कि हम डॉलर कम रहे हैं, खर्च ज्यादा कर रहे हैं। वो खर्चा, वो गैप तो फिल नहीं हुआ, लिहाजा उसके नतीजे में पाकिस्तान की एक तरफ ग्रोथ जो है वो रुक जाएगी, लोगों की नौकरियां जो है वो खत्म हो रही हैं। 15 लाख लोग सिर्फ टेक्सटाइल सेक्टर में अपनी नौकरी खत्म कर चुके हैं। पीटीआई ने 3.5 साल में 55 लाख नौकरियां पैदा की थी, यहाँ पे इससे ज्यादा नौकरियां खत्म हो चुकी हैं 9 महीनों में। तो मुझे तो समझ नहीं आ रही ना, जब तक पॉलिसी नहीं होगी, आप IMF का कर भी लेंगे लेकिन इसका भी जो अब सारा जो महंगाई बढ़ी है, जो लहर इस वक्त पाकिस्तान को जिसका फेस करना पड़े, जो मौजूदा हुकूमत है वो सारा मलबा आपकी गवर्नमेंट पर डाल रही है, पीटीआई पर डाल रही है कि पीटीआई के जो गलत फैसले थे उसकी वजह से आज मुल्क को ये भुगतना पड़ा है। बहरहाल मेरा आपसे सवाल ये है कि इमरान खान साहब ने कहा कि उनके कत्ल की साजिश की जा रही है, आसिफ अली जरदारी साहब का उन्होंने नाम बोला, ये भी कहा कि मेरे पास एविडेंस मौजूद है, सोर्स मौजूद है, किसको रुपए दिए गए, किसको पैसे दिए गए। खान साहब की सिक्योरिटी क्या बढ़ाई गई है और कब उन एविडेंस को, उस सोर्स को मंजर आम पर लाया जाएगा? अच्छा, पहली बात तो ये कि जो बहरहाल आपने कहा उससे पहले का जवाब इम्पोर्टेंट है कि कौन अहमक है जो ये कह रहा है कि ये इस महंगाई की जिम्मेदार जो है वो पीटीआई। जब पीटीआई की हुकूमत थी तो पाकिस्तान 6% के ऊपर ग्रो कर रहा था। पाकिस्तान की जो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री है और लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग 10% के ऊपर ग्रो कर रही थी, जहाँ 55 लाख नौकरियां पैदा हुई। डॉलर जो था पूरे 3.5 साल में 43 रुपए जो है उसकी कीमत बढ़ी, यहाँ पे सिर्फ 9 महीने में 100 रुपए के से ज्यादा, तकरीबन 90 रुपए के ऊपर बढ़ गई है। जो कीमतों का में इजाफा है वो पाकिस्तान की 70 साल की तारीख का सबसे बड़ा इजाफा है जो हम देख रहे हैं। तो जो भी ये कहे कि वो बहरहाल उस पॉलिसी की वजह से, तो उनको कहें कि फिर ये हुकूमत लेने का ही शौक था, फिर आप पीटीआई की हुकूमत करने देते। दूसरी बात ये है कि ये भी अवाम देख रहे हैं जिस तरीके, और अभी मैं आपको बताऊं कि जो महंगाई है ये अभी सिर्फ शुरू इन्होंने की है। अभी तो ये महंगाई अगले 2 हफ्तों में जो ये शराइत IMF के साथ तय कर रहे हैं, उसके नतीजे में तो पाकिस्तान में बिल्कुल ही मिडिल क्लास का जो है वो बेड़ा गर्क करने का, मिडिल क्लास जब तो सारी इवन जो अपर मिडिल क्लास है वो भी इसकी हीट ले रही है ठीक ठाक। दूसरी बात ये है कि ये जो सिक्योरिटी का, इमरान खान को मुसलसल थ्रेट है, पहले उनके ऊपर गाताना हमला हुआ है, उसकी तहकीकात नहीं होने दी गई, जो FIR वो कराना चाह रहे थे वो FIR नहीं होने दी गई, JIT को गैर मौसर किया गया, और सिक्योरिटी यहाँ पे ऐसे ही है। लेकिन इमरान खान को अगर कुछ हुआ, ये पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ी। ठीक है फवाद शाह साहब, जेल भरो तहरीक के हवाले से इमरान खान की काफी स्टेटमेंट सामने आई और पार्टी इजलास भी जब इसमें हुआ तो यही सुनने में आ रहा है कि आपकी जानिब से एक डिफरेंट स्टांस पेश किया गया है जेल भरो तहरीक पर। इस पर कोई क्लैरिटी देना चाहेंगे? जेल भरो तहरीक इंशाल्लाह फुल स्विंग में जाएगी और बड़ी जल्दी जो है वो हम देखेंगे कि ये पाकिस्तान में इस वक्त हजारों लोग जो हैं वो अपनी रजिस्ट्रेशन करा चुके हैं और इंशाल्लाह ताला हम ये जेल भरो तहरीक जो है वो फुल फ्लैज शुरू कर देंगे। आज जो हाई कोर्ट में फाइल लगा हुआ है केस, ये हमारा जो पंजाब में इंतखाबात की तारीख का, और अगर हमें ये यकीन हो गया कि पंजाब में खैबर पख्तूनख्वा में इलेक्शन कराने को तैयार नहीं है तो फिर पाकिस्तान में एक फुल फ्लैज सियासी तहरीक का आगाज किया। ठीक है फवाद साहब, सियासी इंतकामी जो कार्रवाइयां हैं उनका सिलसिला जारी है, सियासी गिरफ्तारियां भी हो रही हैं, आपको भी गिरफ्तार किया गया, शेख रशीद साहब को गिरफ्तार कर लिया गया है, मजीद नाम भी सामने आ रहे हैं। हमने देखा साबिक वजीर आला पंजाब के घर पर छापा मारा गया और उससे पहले लाल हवेली को भी सील किया गया। जब आपकी गिरफ्तारी हुई तो परवेज लाई की जानिब से कुछ ऐसी बातें की गई जो आपके नॉलेज में भी होंगी। उन्होंने कहा कि बहुत अच्छा हुआ, बहुत पहले गिरफ्तार कर लेना चाहिए था, उस पर उन्होंने माजरत भी की। एक मुबैना ऑडियो भी सामने आए जिसमें बड़े नाजेबा अल्फाज वो आपके लिए इस्तेमाल कर रहे थे। तो यही इतला थी काफ लीग PTI में जम होने जा रही है, तो क्या इतने शदीद इख्तलाफात हैं आप दोनों के बीच में? क्योंकि वो ये कह रहे हैं कि आप बज़िद थे सूबाई हुकूमत तहलील करने में, तो क्या वजह थी आपकी इस जिद की? मैं तो सूबाई असम्बलियां तोड़ने के हक में था, मैं समझता हूँ वो बड़ा दुरुस्त फैसला था हमारा। तो उसके नतीजे में हमने इनका जो टाइम शेड्यूल था कि हम इमरान खान को पहले डिस्क्वालीफाई करेंगे, फिर ये करेंगे, वो करेंगे, वो सारा टाइम शेड्यूल हमने बम मार दिया और अब इनको समझ नहीं आ रही कि इन्होंने करना क्या है। अगर 90 दिन में इलेक्शन नहीं कराते हैं तो ये हुकूमत जो है ये आर्टिकल 6 के इनको लगेगा और ये एक बड़े संगीन अपने आप को कॉन्सिक्वेंसेस के सामने ला रहे हैं। और अगर ये कराते हैं तो ये फंस गए हैं। परवेज लाई साहब बुजुर्ग हैं, उन्होंने किसी खास कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे होते हैं, ये जो टेपें चल रही होती हैं रिकॉर्डेड वॉइस, इसके ऊपर कोई इतना
मैं यकीन भी नहीं करता। और कॉन्टेक्स्ट में वैसे भी जो सब कह भी लें, कोई मसला नहीं, बुजुर्ग है हमारे, मेरा एहतराम है। ठीक है, और अब ये बताइएगा कि आप किस तरह से समझते हैं जो जमहूरी हुकूमतें हैं उन्हें उनकी मुद्दत पूरी नहीं करने दी जाती, यही ट्रेंड हम देखते आ रहे हैं। जिस हुकूमत के साथ एस्टेब्लिशमेंट हो वो तो खुश होती है, लेकिन जो दूसरी पार्टी है जो अपोजिशन में मौजूद है, हम आपके दौरे हुकूमत में भी हमने देखा बहुत सी गिरफ्तारियां हुई, नून लीग के बहुत से रहनुमा थे, वो कई सालों तक जेल में रहे हैं, कई महीनों तक जेल में रहे हैं। आप समझते हैं इस तरह से तो मुल्क में हकीकी जमहूरियत नहीं आएगी? जो सियासतदान है उन्हें भी सोचना पड़ेगा, इस तरह की इंतकामी कार्रवाइयाँ, सियासी कार्रवाइयाँ, अब आप समझते हैं ये ठीक थी, ठीक हैं? देखिए, ड्रग्स जो आपकी बात का है वो तो बिल्कुल दुरुस्त है। सिर्फ ये मैं आपको बता दूं कि नून लीग के ज्यादातर लोग जो है वो करप्शन केसेस में जेल में रहे हैं, और ये तो आप नहीं उसको पॉलिटिकल केसेस तो नहीं कह सकते। जहां पॉलिटिकल केसेस बने हैं वो बिल्कुल गलत है, वो हरगिज़ नहीं होना चाहिए। और लेकिन करप्शन के ऊपर जो है, जो ये मरियम नवाज या नवाज शरीफ या शहबाज, ये सारे लोग जो जेलों में रहे हैं, ये तो उनको दोबारा जेलों में भेजना चाहिए। क्योंकि ये देखें, ये मेरा आपका पाकिस्तान के लोगों का पैसा है। एक तरफ आप लोगों के ऊपर रोज टैक्स पे टैक्स लगा रहे हैं और इतने अहमक है कि पूरी दुनिया हर वक्त पिटना। ये टर्की में देखें कितनी बेइज्जती इन्होंने अपनी करवाई है और पाकिस्तान की करवाई है जी। तो पहले यूएई के सदर का दौरा कंफर्म नहीं था, इन्होंने छुट्टी करके, तो ये तो बिल्कुल एक अहमक लोग हैं जो हुकूमत कर रहे हैं। तो इनको जो ये कहना कि पॉलिटिकल केसेस नहीं होने चाहिए, ये बिल्कुल सही बात है, लेकिन ये जो करप्शन के ऊपर इनके केसेस हैं वो तो इनको पैसे वापस कर। ठीक, फवाद चौधरी साहब, आपने कहा कि आइन में बहुत वाज़ेह लिखा हुआ है कि 90 डेज में इलेक्शन करवाना है हुकूमत को, और हुकूमत भी, गवर्नमेंट भी, जो उनके हुकूमती रहनुमा हैं वो भी ये बात की तस्दीक कर रहे हैं, वो ही कह रहे हैं, एग्री है इस बात पे कि जो PTI का जो इस वक्त मुतालबा है वो दुरुस्त है, वो आइनी मुतालबा है, गैर आइनी मुतालबा नहीं है, लेकिन ये कोई आसान प्रोसेस नहीं है, इसमें बहुत सारी चीज़ें हर्डल्स हैं, उस पर वक्त लगता है उनको सॉर्ट आउट होने में। क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का लाहा अमल होगा अगर जो बाकी दिन बचे हैं, अगर उनमें इंतखाबात नहीं करवाए जाते? देखिए, पहली बात तो यह है कि अगर ये इलेक्शन आप कह रही हैं कि हर्डल्स हैं और ये नहीं हो सकता, तो फिर हमें सबसे पहले इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को घर भेज देना चाहिए, क्योंकि इलेक्शन कमीशन के ऊपर हम अरबों रुपया खर्च करते हैं सिर्फ इस काम के लिए कि वो हर वक्त इलेक्शन के लिए तैयार रहेगा। और अगर वो तैयार नहीं है, जैसे सुप्रीम कोर्ट में पहले जाके उन्होंने कहा, चीफ इलेक्शन कमिश्नर और मेंबरान शर्म करें, इस्तीफा दें और घर जाएं। और दूसरी बात यह है कि अगर आप नहीं कराते तो फिर आप आइन मुल्क में नहीं है, क्योंकि आइन की बुनियाद ही, पॉलिटिकल स्ट्रक्चर की बुनियाद ही वोट है। और अगर आप इलेक्शन नहीं करा सकते, वोट नहीं करा सकते, और 90 दिन मैंडेटरी अगर आप नहीं करा सकते पाकिस्तान में, फिर आइन नहीं होगा, फिर हमें आइन की बहाली के लिए करेंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा फवाद चौधरी हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन थे। उनका यही कहना था कि जो इलेक्शन है वो बर वक्त होने चाहिए, तभी मुल्क में स्टेबिलिटी आएगी, जो नई हुकूमत होगी वो ही पाकिस्तान को आगे ले जा सकेगी। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आपको दोबारा ज्वाइन करेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग वंस अगेन। और मुल्की मुआशी सूरत हाल की बात कर लेते हैं। जब मईशत के हालात ख़राब हों और अगर ख़राब हालात को दुरुस्त करने की सही मानों में कोशिश हो रही हो तो फिर कुछ मुश्किल फैसले भी करने पड़ते हैं। मौजूदा हुकूमत IMF के साथ मुश्किल तरीन मुज़ाकरात कर रही है और IMF के वफ़द पूरी तैयारी के साथ 10 दिन से पाकिस्तान में मौजूद हैं। अब पाकिस्तान और IMF के दरमियान मुआहिदे का कवी इम्कान मौजूद है, बस इसके लिए हमें IMF की अनवार जो सख्त शराइत है उनको मानना होगा, और उस पर पाकिस्तान आमादा भी हो चुका है। इस बात की उम्मीद भी मौजूद है कि IMF के साथ आज की डेडलाइन से कबल स्टाफ लेवल का जो मुआहिदा है वो भी हो जाएगा। IMF और पाकिस्तानी हुकाम के मुज़ाकरात में अब तक कई चीज़ें तय हो चुकी हैं, लेकिन कुछ चीज़ें अभी भी ऐसी मौजूद हैं जहां पर इत्तफाक़ राय नहीं हो पा रहा। ख़ासतौर पर अगर हम पेट्रोलियम और तवानाई की कीमतों के हवाले से बात करें तो IMF का वफ़द मुतमईन नज़र नहीं आ रहा। मौजूदा हुकूमत की कोशिश भी की जा रही है कि किसी तरह आवाम को भी रिलीफ दिया जाए, आवाम पर भी उस तरह से बर्डन ना डाला जाए। लेकिन तरक्याती बजट में जो 350 अरब रुपए हैं उसकी भी कमी हो सकती है, जिसकी वजह से जो मुख्तलिफ वजारतें हैं
उनके कई मंसूबे ऐसे हैं जो कि मुतासिर हो बिल्कुल, और इन मंसूबों में सेहत, तालीम, हाउसिंग, खुराक, मौसमियाती तब्दीली से मुतल्लिक जो मंसूबे हैं वो शामिल हैं। और इसके साथ साथ IMF ने वजारत पेट्रोलियम का गैस के जो शोबा है उसका सर्कुलर डेट मैनेजमेंट प्लान मुस्तरद करते हुए गैस सार्फिन के लिए रियायती सब्सिडी खत्म करने का मुतालबा भी किया। और इसके अलावा और बहुत सारे मामलात हैं। पाकिस्तान ने बहुत सारी बातों पर आमादगी का इजहार किया है। पाकिस्तान ने IMF की जो शराइत हैं उस पर अमल दरामद करते हुए सरकारी अफसरान के लिए अपने असासे जाहिर करने को लाजमी करार दिया है। लेकिन अभी भी कुछ इदारे इस तरह के हैं जो इसमें शामिल नहीं है। अवाम की जानिब से इस फैसले को बहुत सराहा गया जब ये कहा गया कि ग्रेड 17 या उससे ऊपर के जो सरकारी अफसरान हैं उनके असासों को क्लियर किया जाए, जिसके बाद FPR ने नोटिफिकेशन भी जारी किया है। IMF के मुतालबे पर पाकिस्तान ने नैब और FIA से मुतालिक कवानीन में तरमीम पर रजामंदी जाहिर भी की। अब देखना यह है कि हुकूमत और IMF के मुज़ाकरात मज़ीद तवील होते हैं या नहीं, इसी पर हम बात करेंगे। माहिर मईशत इरफान मुफ्ती साहब ने हमें ज्वाइन किया। इरफान साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। पाकिस्तान और IMF के दरमियान जो मुज़ाकरात हैं इख्तितामी मराहिल में दाखिल हो चुके हैं। नाज़रीन को आगाह कीजिएगा कि जो तकनीकी और पॉलिसी मुज़ाकरात हैं इसमें डिफरेंस क्या है? देखिए, तकनीकी जो स्टेज होती है उसमें ज़्यादातर प्रपोजल्स और आइडियाज़ की जो टेक्निकल डिटेल्स हैं उनके ऊपर बात की जाती है और उसके तमाम आस्पेक्ट्स को पहले एक्सप्लोर किया जाता है। और ये ज़्यादातर इस लेवल पर होता है कि जिसमें दोनों तरफ से आइडियाज़ दिए जाते हैं और उसको एक टेक्निकल टीम बैठकर इवैल्यूएट करती है और उसकी फाइनेंशियल इम्प्लिकेशंस को असेस करती है। जब ये टेक्निकल डायलॉग हो जाता है तो फिर उसके बाद ये देखा जाता है कि इसके लिए किस तरह की पॉलिसीज़ दरकार हैं या किस तरह की पॉलिसी या लॉज में अमेंडमेंट्स की फौरी ज़रूरत है। तो फिर उसको किया जाता है और वो ज़रा हाई लेवल पर होता है, जिसमें जाहिर बात है आपके प्राइम मिनिस्टर भी इन्वॉल्व होते हैं और आपकी मिनिस्टीरियल लेवल जो हाई लेवल है वो भी उसमें शामिल होता है। ठीक है। तो पाकिस्तान इस वक्त पॉलिसी लेवल डायलॉग में इस वक्त स्टेज है और मेरे ख्याल में आज उम्मीद है कि ये कंक्लूड हो जाएंगे। ठीक है। अच्छा इरफान साहब, अब IMF के कहने पर पहले ही पाकिस्तान में जो पेट्रोल और जो गैस की प्राइसेस हैं वो काफ़ी हाई हो चुके हैं, भी मजीद डिमांड की जा रही है। कहाँ कहाँ महंगाई होगी, और जो पेट्रोल की अगर हम प्राइस की बात करें या ये जो एक फाइनेंशियल जो क्रंच है, पूरी दुनिया महंगाई की लहर का सामना कर रही है, क्या हम फर्क देखते हैं? देखिए, आपने सही कहा कि इस वक्त एक ग्लोबल इन्फ्लेशन क्राइसिस है और ये पाकिस्तान इस मिड लेवल पर आता है, जिसमें इस इन्फ्लेशन इस वक्त हमारी कोई 27-28% पर है, लेकिन कुछ मुल्क तो इससे बहुत ज़्यादा इन्फ्लेशन में चले गए हैं। जैसे आपने सुना होगा टर्की में शायद ये 80% है और कुछ मुल्कों में शायद इससे भी ज़्यादा है। तो ये ग्लोबल ट्रेंड तो ज़रूर है, लेकिन पाकिस्तान में जिस चीज़ ने ज़्यादा हमें इफ़ेक्ट किया है वो यहाँ पर जो फॉरेन करेंसी का जो आउटफ्लो हुआ है और वो उसको हम कंट्रोल नहीं कर पाए। नतीजा ये हुआ कि डॉलर स्केर्सिटी मार्केट में हुई है और जो हमारी पेमेंट कैपेसिटी थी खासतौर पर जो इंपोर्ट आइटम्स के लिए वो बहुत इफ़ेक्ट हुई है। नतीजा ये हुआ है कि हम लेटर ऑफ क्रेडिट नहीं खोल सके और प्राइसेस और ज़्यादा बढ़ गई और अभी जो इस वक्त फूड इन्फ्लेशन है वो 43% पर है और अगर मेडिसिन में देखा जाए या और जो एसेंशियल आइटम्स हैं उसमें ये बढ़ रही है। उसकी वजह ये है कि हमारी कैपेसिटी टू परचेज और जो इंपोर्ट पेमेंट्स हैं वो बहुत ज़्यादा लिमिटेड है इस वक्त। तो सबसे पहले तो आपको अपने बैलेंस उसको जो है फॉरेन रिजर्व्स को ठीक करना पड़ेगा, तभी आप पेमेंट्स की तरफ जा सकते हैं और पेट्रोलियम का भी इशू यही है। ठीक है इरफान साहब, IMF के मुतालबे पर पाकिस्तान की जानिब से नैब और FIA से मुतालिक जो कवानीन हैं उसमें भी तरमीम पर बात की जा रही है। अब अगर इन इदारों की बात करें तो हैं तो ये शफाफियत के लिए, लेकिन यही कहा जाता है कि जो नैब है वो सियासत ज़्यादा है। ऐसे में आप क्या समझते हैं, शफाफियत फिर कैसे मुमकिन हो सकेगी? देखिए, कुछ तो कवानीन मौजूद हैं लेकिन उनकी इम्प्लीमेंटेशन में इश्यूज़ हैं और चूँकि हमारे यहाँ पॉलिटिकल मैनेजमेंट बहुत होती है, हर चीज़ की इदारों की तो बहुत ज़्यादा की जाती है। नतीजा ये होता है कि अच्छे कवानीन भी कॉम्प्रोमाइज़ हो जाते हैं और जो रिज़ल्ट हम तवक्को करते हैं उनसे वो हमें नहीं मिल पाते। सो हमें देखना पड़ेगा कि कवानीन को अगर हम बनाते हैं या हम मज़ीद बनाएंगे तो उनकी इन्फोर्समेंट पर हमें बहुत स्ट्रिक्टली एक पॉलिसी लेवल स्टेटमेंट देना पड़ेगा। नहीं तो फिर यही होता है जैसे आपके सामने है कि नैब के कवानीन में कोई हुक्म नहीं है, लेकिन जब हम इम्प्लीमेंट करते हैं तो फिर हम उसको गवर्न सही नहीं करते।
सो इसलिए मेरा ख्याल है कि IMF ने कंडीशन ज़रूर लगाई है कि कुछ कवानीन बेहतर करें और जो ऑलरेडी मौजूद हैं उनके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन ज़्यादा बेहतर करें, तभी हो सकता है। ज़्यादा जो लीकेज है आपकी इकॉनमी में वो है ही इसी वजह से कि जो बड़े लोग हैं वो पैसा जो है अपनी तरफ ले जाते हैं और वो फिर वापस इकॉनमी में नहीं डालते। ठीक है, बहुत शुक्रिया माहिर मईशत इरफान मुफ्ती हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन थे। प्रोग्राम में वक्त हुआ है हेडलाइंस ब्रेक का। हेडलाइंस ब्रेक के बाद आपको ज्वाइन करते हैं स्टे विद अस। वेलकम बैक एंड गुड मॉर्निंग वंस अगेन इन न्यू पाकिस्तान। और प्रोग्राम के इस सेगमेंट में हम बात करेंगे आपकी सेहत के हवाले से। और पाकिस्तान में जो तंबाकू का इस्तेमाल करने वालों की तादाद है अनवार 2 करोड़ 39 लाख से जायद ये नंबर पहुंच चुका है। और हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से कायम करदा जो टोबैको कंट्रोल सेल है उसके मुताबिक कुल तादाद में से तकरीबन 1 करोड़ 60 लाख अफराद तंबाकू का इस्तेमाल सिगरेट के जरिए करते हैं। बिल्कुल, जब हम देख रहे हैं कि पिछले कुछ सालों में जिस तरह से एक सिगरेट का पैकेट आता है तो उसकी प्राइस बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर दी गई है, लेकिन जो पीने वाले हैं उनकी तादाद कम नहीं हुई बल्कि वो डे बाय डे बढ़ती जा रही है। इसके बरक्स हम देख रहे हैं कि जो रंग बिरंगी पैकिंग और आरामदेह कुर्सियों पर बैठकर ई सिगरेट के इस्तेमाल का रुझान भी बहुत ज्यादा अब बढ़ रहा है। बहुत से नौजवान ऐसे हैं, मैंने खुद नोटिस किया है, जब हम जिम में जाते हैं तो वो लॉकर्स में अपने ई सिगरेट रख रहे होते हैं, एक्सरसाइज भी कर रहे हैं, लेकिन जो वेपिंग है उसका बहुत ज्यादा इस्तेमाल किया जा रहा है। खौफनाक बात है कि इतनी खौफनाक तस्वीर उस पे होने के बावजूद भी लोग और उसके नुकसान जानने के बावजूद भी कि ये कितना नुकसानदेह है आपके लंग्स के लिए, आपकी बॉडी के लिए, उसके बावजूद लोग क्विट नहीं करते हैं। मैंने ज्यादा देखा कि इसको फैशन के तौर पर यूज किया जा रहा है। यंगस्टर्स में, बच्चों तो समझ से बाहर है कि इस किस्म का फैशन है, ट्रेंड बढ़ चुका है। अच्छा, ई सिगरेट क्या है? चूंकि कहा जाता है, जस्टिफिकेशन बच्चों की जानिब से दी जाती है कि ये सिगरेट के मुकाबले में तो बिल्कुल कम है, इसके नुकसान नहीं है, ये एक फ्लेवर है, तरह तरह की बातें। और अनवार, जैसे कि हम ऑफ स्क्रीन हम बात कर रहे थे ब्रेक में, आपने शीशा का भी जिक्र किया कि वो घरों में यूज किया जाता है। सिगरेट आज भी बच्चे अपने बाप के सामने करते हुए वो डरते हैं या थोड़ा सा रिस्पेक्ट रखते हैं, लेकिन जो शीशे का इस्तेमाल है वो घरों में बड़ा कॉमन है और वो भी कितना नुकसानदेह है यंगस्टर्स के लिए। तो आज हम इन तमाम मामलात के हवाले से बात करेंगे। बिल्कुल, हमारे साथ डॉक्टर साहब मौजूद हैं, पल्मोनोलॉजिस्ट हैं डॉक्टर मोहम्मद अहमद, उन्होंने हमें स्टूडियोज में ज्वाइन किया। डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। अभी पहले तो प्रॉब्लम थी तंबाकू नोशी की, फिर हमने देखा सिगरेट की उन डब्बियों पर कुछ पिक्चर्स ऐसी अवेजा की गई कि ये पीने के बाद आपकी हालत ऐसी हो सकती है। बहुत से ऐसे केसेस हुए हैं, लोगों की ज़िंदगियां ख़राब हुई हैं, उन्हें अपनी जान से हाथ धोना पड़ा है, लेकिन हमने देखा कि वो सब बेअसर है। ये मार्केट बड़ी तेज़ी से ग्रो कर रही है। जी बिल्कुल ऐसे ही है। सबसे पहले तो मैं नाज़रीन को सलाम कहता हूँ और इसके अलावा आपको भी, और स्पेशली मैं नियो न्यूज़ का थैंकफुल हूँ कि जो इन्होंने इस टॉपिक को एड्रेस करने में काफ़ी फुर्ती दिखाई और बड़ी जल्दी की कि हम इसको करें, बिकॉज बहुत बड़ा डायलेमा बन गया है। सबसे बड़ा कंसर्न ये है कि सिगरेट को हमने एक चीज़ से पकड़ा और उसको ख़त्म करना शुरू किया, तंबाकू नोशी के जितने भी सारे एस्पेक्ट्स से उसको कवर करना शुरू किया, फिर दूसरे पे स्विच हो गए। मुझे समझ नहीं आ रही ऐसी कौन सी ज़रूरत है कि हमने किसी ना किसी नशे की फॉर्म में लगे ही रहना है कि कभी शीशा, कभी वेप, कभी ई सिगरेट और रंग बिरंगी चीज़ें अवेलेबल हैं। तो इसके ऊपर तो खैर बहुत अच्छी बात है कि आपकी काविश कि आप इसको एड्रेस कर रहे हैं और गवर्नमेंट भी इस पे स्टेप्स लेने चाहिए। अच्छा डॉक्टर साहब, एक सिगरेट और जो शीशे का इस्तेमाल है जो कि यंगस्टर्स में बहुत कॉमन है, इसके साथ वेप का भी, कितना ज़्यादा, अगर मैं पूछूं कि ज़्यादा सबसे नुकसानदेह चीज़ कौन सी है, तो आप कैसे इसको डिफरेंशिएट करेंगे? देखिए, सबसे पहले हमें डिफरेंशिएट करना चाहिए कि सिगरेट क्या है और ई सिगरेट या वेप है क्या। ठीक। सिगरेट पे बेसिकली कोई भी चीज़ बर्न होती है। एक टोबैको था, टोबैको आप बर्न करते हैं जिसके नतीजे में एक स्मोक या धुआं आता है, और जो भी ड्रग आप इनहेल कर रहे हैं, निकोटीन और व्हाटएवर इट इज़, तो वो अंदर चली जाती है और वो एक धुआं प्रोड्यूस होता है जिसके अपने फ़ायदे या नुकसान है। नुकसान ही है डेफिनेटली। नेक्स्ट, जब हमने उन चीज़ों को स्टडी किया, पहले तो ये मार्केट में ट्रेंड के तौर पे आया 60-70 में, बड़ी ये एक ब्रांड होता था, एक सिंबल समझा जाता था, एक फैशन का, और स्मोकिंग प्रमोट की गई रहा था। लेकिन जब 20-30 साल गुजर गए फिर पता चला इसके कितने हैजर्डस, कितने नुकसान और कितने इसके प्रॉब्लम्स हैं। नेक्स्ट, हमने उससे बचने के लिए 2 मेजर कंपोनेंट थे इसके अंदर। वन इज टार, नंबर 2 इज निकोटीन, और थर्ड अगर हम उसके साथ लें तो कार्बन मोनोऑक्साइड। उससे बचने के लिए हम ऐसी चीज़ों पे आ गए जिसमें डायरेक्ट धुआं नहीं चले,
दैट वाज ई सिगरेट और वेपर। ये इसी तरह ही जैसे नेबुलाइजर है। अब इसके अंदर एक बैटरी है, ई इज कॉल्ड बिकॉज दिस अ चार्जेबल मशीन। बैटरी के अंदर एक लिक्विड डालते हैं जिससे वो फ्यूम्स बनाता है, तो जिसे वेप कहते हैं, वो इनहेल कर रहे हैं, तो वो एक तरह से नया फैशनेबल आ गया, काम वही है, ब्लफ है, इट्स अ ब्लफ। देखिए कुछ चीजें हैं, यस इसमें कुछ चीजों की इंपॉर्टेंस है क्योंकि इसमें कोई चीज जल नहीं रही, तो कार्बन मोनोऑक्साइड प्रोड्यूस होने के चांसेस नहीं है। नंबर 2, डायरेक्ट धुआं नहीं है। बट अब इनडायरेक्ट पे आ जाए, निकोटीन है, यस निकोटीन दो तरह की इसमें डिवाइसेस अवेलेबल हैं। इसे हम कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक नार्कोटिक रादर निकोटिनिक डिलीवरी सिस्टम, और एक नॉन वाली भी हैं, इलेक्ट्रॉनिक नॉन निकोटिनिक डिलीवरिंग डिवाइसेस। सो दोनों तरह की अवेलेबल हैं, बट यस बाकी चीजें तो वही की वही हैं। एक और चीज हम इसमें ऐड कर लेते हैं, जिस तरह कराची में अनमार जो तंबाकू वाला पान है उसका बहुत ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है, और फिर हम देखते हैं कि कैंसर पेशेंट मसूद रजा एक बार कराची के हॉस्पिटल में गए और वहाँ पे उन पेशेंट्स को उन्होंने पूरा विजिट किया, पूरा उन्होंने 1 घंटे का प्रोग्राम कंडक्ट किया, और उसमें जो वो कैंसर पेशेंट्स थे वो बात भी नहीं कर पा रहे थे, और वो हाथ जोड़कर, आई स्टिल रिमेंबर, मैं उस प्रोग्राम को भी नहीं कभी भूल सकती हूँ, उसका क्रेडिट भी मैं मसूद को देना चाहूंगी। पेशेंट्स उसमें हाथ जोड़कर कह रहे थे, बात नहीं कर पा रहे थे कि ये मत करें क्योंकि ये बहुत पेनफुल है, बहुत तकलीफ दे है। कैंसर बहुत देर हो जाती है। पेनफुल थिंग यहाँ से स्टार्ट होता है, आपकी टंग हो जाएगी, गम हो जाएंगे, फेस, मैंडिबल, निगलते हुए जो हमारी खुराक की नाली जिसे इसोफेगस कहते हैं, एंड देन लंग, एंड देन होल बॉडी। और इसके इनिशियल सिम्टम्स देखिए कोई भी चीज है, जैसे अगर हम जो पर्टिकुलर हमारा आज का टास्क है वो है ई सिगरेट एंड वेप्स का, तो इसमें सबसे पहले क्या हमने चीज इनहेल की, तो जो इनहेल की है वो हमारे माउथ से स्टार्ट हो जाती है। बल्कि मैं अगर इसके डिफरेंट साइड इफेक्ट्स पे कंपेयर करूं तो सबसे पहले फ्यूम्स जो जनरेट होते हैं, आपकी स्किन वेट रहती, सैगी स्किन, गीली गीली सी वेट सी स्किन रहती है। नंबर 2, एक्नी प्रॉब्लम। नंबर 3, जब हम इनहेल करते हैं इसमें डिफरेंट फ्लेवर्स डाले जाते हैं, डिफरेंट कंपोनेंट्स डाले जाते हैं, है तो फ्लेवर, इवन अगर नॉन निकोटिनिक है, कोई निकोटीन नहीं है, बट वो फ्लेवर्स भी डिफरेंट तरह के करते हैं, जो आपको सब रिएक्टिव एयरवे डिजीज कहते हैं। अंदर जाएगा, मुझे नहीं पता मुझे किस चीज से एलर्जी है, मुझे कौन सा फ्यूम, कौन सा पार्ट, कौन सा फ्लेवर, कौन सा रिएजेंट और स्टेबलाइजर रिएक्ट करेगा, एंड आई कैन हैव अ कंजेशन, एंड देन लॉन्ग टर्म इफेक्ट। अमेरिका में CDC कंट्रोल एक है इंस्टीट्यूट जो सारी चीजों को देखता है, सेंटर ऑफ डिजीज कंट्रोल। मोर देन 5000 केसेस रिपोर्ट हो गए विच हैव अ वेरी वेरी बैड लंग डिजीज, वेरी वेरी बैड लंग डिजीज, जो है इन फ्यूम्स के साथ ये वेव्स। ठीक है, तो डॉक्टर साहब अब लेकिन अब यही कहा जाता है नौजवानों की, जिस तरह से हमने बात की कि फैशन के तौर पर यूज कर रहे हैं, उनके पास उनकी केयरिंग में मौजूद है, इजी टू यूज है, कहीं बैठकर अगर वो उसको यूज कर रहे हैं, तो स्मेल जो है ऑब्वियसली सिगरेट की तो बहुत बुरी होती है, इसमें बहुत सी फ्रेगरेंसेस हैं, और एक बहुत बड़ी तादाद है जो सिगरेट छोड़कर इस पर शिफ्ट हो रही है कि सिगरेट से छुटकारा मिल जाएगा, तो सिगरेट को छोड़कर एक बहुत मजीद गलत चीज़ की तरफ ही जा रहे हैं। मैं कहता हूँ ये सबसे बड़ा कैच पॉइंट है। बुरी चीज को पकड़ना मुश्किल होता है, अच्छी चीज को पकड़ना ब्लफ में ज्यादा आसान होता है। छोटे बच्चों में क्यों कॉमन हो गई है, पहले गंदी स्मेल आती थी, बुरी सी स्मेल से लोग अवॉइड करते थे, स्मोक करना पकड़े जाते थे एग्जैक्टली। तो उससे पहले बहुत सारे लोग कुछ डिफरेंट कैंडीज और व्हाटएवर से लेके जाते थे। अब प्रॉब्लम क्या है, स्वीटनर है, अच्छी सी स्मेल है, ब्रांड लगता है, हाथ में कैरी किया हुआ इजी सा, सोशल स्टिग्मा नहीं है। सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या, हमने इसको सोशल स्टिग्मा बनाया नहीं। जब बनाएंगे नहीं, कोई बुरा नहीं समझेगा, कोई रोकेगा नहीं। तो ये फ्लेवर्स की वजह से जो मेरा कंसर्न है, देयर आर टीनेजर्स जो 10, 12, 14 साल, 13 साल, 15 साल के बच्चे हैं, अच्छा सा फ्लेवर आता है, अब ये भी नहीं हार्मफुल नहीं है, स्मेल चेक करवाओ, पता नहीं चलेगा, पता नहीं, तो वो ज्यादा नुकसानदेह है कि वो उसको कैच करेंगे। एक स्टडी अभी एक रीसेंट रिसर्च हुई है, आई वुड लाइक टू शेयर, उसमें यह था कि जो बच्चे स्मोकिंग पे लगे, उनसे जब रिट्रोग्रेड डाटा एनालाइज किया गया कि क्या आप स्मोकिंग करना चाहते थे, दे नेवर हैड एनी इंटेंशन, बट ये वेप करते करते एंड दे थॉट नॉट बैड, इसमें भी निकोटीन, नॉन निकोटीन से निकोटीन, एंड वो कहते हैं कि कूल भी लग रहा है, बहुत कूल भी लग रहा है, बहुत कूल लग रहा है। दो सवाल आपसे मैं पूछना चाहूंगी। एक तो खाने के बाद अक्सर लोगों को इस दे क्रेव फॉर इट, वो कि एक बहुत ही फजूल सी जस्टिफिकेशन दी हुई है कि डाइजेशन हो जाती है, या जो भी जस्टिफिकेशन देते हैं जो स्मोकर्स होते हैं, सिस्टम में ऐड हो चुका है। ये क्या है कि खाने के बाद लेते हैं। एंड सेकंड थिंग इज कि इनफर्टिलिटी हमारे यहाँ इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी है, डॉक्टर्स खासकर जो प्रेग्नेंट खवातीन हैं उनको भी स्मोकिंग से मना करती हैं, और अगर कोई कपल कंसीव करना चाह रहा है तो मर्द और औरत दोनों को मना किया जाता है कि सबसे पहले स्मोकिंग क्विट करें। ऐसे जी देखें, कोई भी चीज जो बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब होती है वो एक सिस्टम का पार्ट नहीं रहती। आपने इनहेल किया, आपके लंग में चले गए, जब लंग से एब्जॉर्ब हो गए, देन दे आर बियॉन्ड,
ये कोई इस तरह की चीज़ नहीं है जिसके ऊपर टेस्ट हो गया, मैं कोई नई मेडिसिन है तो मैं पूरी बॉडी के इफेक्ट करूँ। तो जब उसको टेस्ट नहीं करते, जब वो कार्डियक की तरफ जाएगा तो हार्ट के प्रॉब्लम करेगा, जब वो किडनी की तरफ जाएगा तो उसके करेगा, इसी तरह इनफर्टिलिटी एंड सो ऑन। और फिर स्पेशली जो प्रेग्नेंट फीमेल्स हैं, जो एक प्लेसेंटल बैरियर है, जो माँ से बच्चे को ब्लड सप्लाई जाती है, जब उसके अंदर वो जाता है तो बच्चों के अंदर बहुत सारी अब नॉर्मेलिटीज करते हैं, अब नॉर्मल बच्चे पैदा होते हैं। और इनफर्टिलिटी तो कहते हैं इट्स अ मॉडर्न डेज कैंसर। सो आप देखिए कितनी सारी इनफर्टिलिटीज जो है वो हमारे कितने केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं। और स्पेशली मेरा सिर्फ एक ही कंसर्न है, व्हाई टू स्मोक एनीथिंग। तो आलमी इदारा सेहत की जानिब से भी वार्निंग हमने देखा बारहा जारी की गई है ई सिगरेट को लेके, वेपिंग, जो भी अब ये नई किस्में आ रही हैं मार्केट में, नया से नए हम देख रहे हैं, लेकिन फिर भी बेअसर हैं ये चीज़ें, लोगों को नहीं समझ में आ रहा। दो चीज़ें हैं जी। नंबर वन, कुछ हमेशा से स्टेप्स आते हैं। मुझे याद होगा हमने बहुत आज से को 15-20 साल पहले चले जाएं, क्रिकेट मैच देखते तो विल स्पॉन्सर होता था जी, एक बहुत बड़ा गोल्ड फ्लैग के एक ऐड आता था, वो मुझे अभी भी याद है कि बस वो उसी का ही ट्रेलर चलते थे सारे, वो खत्म हो गया। सो इसका मतलब ये पहला इम्पैक्ट था जहां से हमने इसको करना शुरू किया, सिगरेट के ब्रांड्स खत्म हो गया एज अ स्पॉन्सर। इसी तरह WHO इस पे काम कर रहा है। अब बहुत सारे कंट्रीज में इस वक्त अराउंड 40 कंट्रीज में ये पार्शली बैंड है। इवन आप इंडिया में देख लें, बांग्लादेश में देख लें, अर्जेंटीना, यूरोप, उसमें क्या है, आप यूज कर सकते हैं, बेच नहीं सकते। तो इस तरह के पार्शियल वो रिस्ट्रिक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। सेकंड, प्रॉब्लम क्यों नहीं होता? प्रॉब्लम ये होता है मैंने अभी वेप किया, मुझे तो कुछ नहीं हुआ। The long term effects are harmful after 20 years, 30 years. 30 years किसने देखे? इसलिए हमें वो लगता है। जो लोग सिगरेट छोड़ना चाहते हैं तो फिर वो क्या करें? जी देखें, ये यूके में प्रमोट किया जाता है वेप, क्योंकि यूके में NHS सिस्टम है जो उनका गवर्नमेंट सिस्टम है। उनको हर चीज की इंश्योरेंस पे करनी पड़ती है, जो स्मोकिंग के हैजर्डस इफेक्ट है। ये कहते हैं अगर उससे 20 इयर्स में प्रॉब्लम है तो इससे 40 इयर्स में होगा। चलो लेट्स कम ऑन दिस। लेकिन जो बाकी लोग अट्रैक्ट हो रहे हैं, जो सेकंड हैंड स्मोकर्स है, एक बंदा सिगरेट पीता है, ये वेप करता है, जो दूसरा है वो तो नहीं करना चाह रहा बट ही इज गेटिंग अफेक्टेड एज वेल। सो एक ये प्रॉब्लम। सेकंड, स्मोकिंग छोड़ने के और भी चीजें अवेलेबल है। इसके लिए निकोटीन गम्स हैं, पैचेस अवेलेबल है कि आप पैच लग जाता है, आपका टाइम गुजर जाता है। गम आप च्यू करते हैं तो आपकी निकोटीन की डिमांड जो ब्रेन को चाहिए एक सर्टेन लेवल, वो अचीव हो जाता है। तो हम ऐसे पे ना जाएं जो पब्लिक के लिए इजीली एक्सेसिबल हो। गम्स आर प्रिस्क्राइब्ड ऑन अ डॉक्टर्स प्रिस्क्रिप्शन, तो आप ले सकते हैं, यूज इट एज अ ड्रग। ठीक है। नॉट एज अ जिस तरह से हमने पहले शीशा का भी जिक्र किया कि वो घर में बड़ा कॉमन है कि बच्चे उन्होंने रखा होता है, फ्रेंड्स गैदरिंग होती है, और पेरेंट्स सिगरेट पर जितना एक शदीद रिएक्शन देते हैं वो शीशा पर नहीं देते हैं। और एक जैसे एक आर्टिकल काफी देर पहले मैंने भी पढ़ा कि जो शीशा है दैट इज 200% इज मोर डेंजरस देन सिगरेट। तो ये फैक्ट है कि वो सिगरेट से कितना नुकसानदेह है और पेरेंट्स उस बात से इतना अनअवेयर हैं। जी, दो सबसे पहले जो मैंने पॉइंट वही कहा कि ये सोशल स्टिग्मा नहीं बना। सोशल स्टिग्मा नहीं बना, रादर अब तो लोगों के घरों में अवेलेबल है। शीशे की पार्टी होती है, आप उसके बाद पार्टी के बाद एक शीशे की महफिल चल जाती है, कवाली पे हो जाए या गैदरिंग पे हो जाए या किसी पे, एक सोशल स्टिग्मा नहीं बना। तो नंबर 2, सर्दियों पे, बारबेक्यू पे, मतलब फ्लेवर के साथ इजी एक्सेप्टेंस आ गई। तो ये दो मेजर फैक्टर हैं जिसके लिए हमें काम करना पड़ेगा। नंबर 3, कोई भी चीज आती है, सिगरेट पे तो हम पिछले 50 साल से रिसर्च कर रहे हैं, ये तो मार्केट में अब आया है, अभी इस पे रिसर्च होगी, उतने दिन में कितनी जानें चली जाएंगी, कितने लोग। लेकिन वही पॉइंट डॉक्टर साहब कि कोई रेगुलेटरी अथॉरिटी भी नहीं है, जिस तरह हमने ब्रेक में भी डिस्कस किया। अगर हम शीशे की बात कर रहे हैं, शीशे को बिल्कुल खत्म कर दिया गया था, फिर जितने भी कैफेज बनाए गए थे वहां से उन चीजों को सब वाइप ऑफ कर दिया गया। अभी ये चीज़ें इजीली मार्केट में अवेलेबल हैं। हमारे यहाँ सिस्टम मौजूद नहीं है कि अगर कोई चीज़ मार्केट में इंट्रोड्यूस हो रही है तो उसको पहले चेक एंड बैलेंस उसका हो, उसके बाद वो मार्केट में आए। अब जब उसके नुकसान सामने आने लग जाएंगे, हमारा हेल्थ सिस्टम भी ऐसा है पाकिस्तान में, जब हमारे हेल्थ सिस्टम पर बर्डन पड़ता है फिर हम जागते हैं। सर हमेशा से कहते हैं डोंट क्राई ओवर स्पिल्ड मिल्क, तो फिर जब स्पिल मिल्क हमें आदत पड़ गई है, स्पिल मिल्क के ऊपर ही हमें वाइप करने की आदत है। सो हमेशा से कोई भी चीज़ देखिए, कोई भी अनफॉर्चुनेटली सारी चीज़ें आप भी देख रहे हैं कि एक सिस्टम लेस सी सिचुएशन जी, तो हेल्थ भी इज अ पार्ट ऑफ दैट। हमें कोई भी चीज़ इंट्रोड्यूस होने लगती है, क्या हम अपनी कंट्री की पॉपुलेशन को, अपनी यंग जनरेशन को ओन करते हैं? अगर हम ओन करते हैं तो हम उनके लिए सोचेंगे क्या अच्छा है क्या बुरा है। हमारी मीडिया की एक्सेस, हमारी सोशल मीडिया की एक्सेस, हमारी स्टडी के लिए मटेरियल, हमारा जो इंटरनेट का कंटेंट, हमारा ई वेपिंग, सारी चीज़ों पे हमने चेक एंड बैलेंस रखेंगे। गवर्निंग बॉडीज होंगी, अथॉरिटीज होंगी जो देखेंगी यस लॉन्च हो रहा है, मैं क्या करूं लॉन्च, तो इसके क्या फायदे नुकसान, एक्सपर्ट्स होते हैं जो इसके ऊपर अपनी एडवाइस देते हैं कि यस अगर ठीक है स्मोकिंग को क्विट करने के लिए ये टूल है तो मैं किस किस बंदे को ये करूं,
कौन बंदा इसकी लेगा? जैसे सिंपल सी बात है कि अगर कोई भी मार्केट में ओवर द काउंटर मेडिसिन नहीं खरीद सकते आप कुछ कंट्रीज में, तो इसी तरह ये लेगा तो किसी प्रिस्क्रिप्शन पे होना चाहिए कि ये उसको। अच्छा डॉक्टर, जैसे हम सिगरेट की बात करते हैं और मैंने इनिशियली कहा कि उसकी एक फ़ोटो भी बड़ी खौफनाक लगी होती है, फिर शीशे को भी पाकिस्तान के हमारे रेस्टोरेंट्स में पहले बड़ा कॉमन था, फिर उसको बैन किया गया जो अनवार ने जिक्र किया। लेकिन जब हम वेप की बात करें, सिगरेट की बात करें, तो उसके हवाले से कोई हम रेगुलेशन नहीं देखते हैं। जिस तरह से हम सिगरेट की बार बार बात करते हैं, अगर हमारे ड्रामाज में भी कोई सीन है तो वो नीचे लिखा आता है कि तंबाकू नोशी सेहत के लिए मुज़र है या इसका इस्तेमाल, लेकिन ई सिगरेट के हवाले से हम इस तरह की कोई बात नहीं करते। हुकूमती तवज्जो की आप क्या समझते हैं कि कितनी ज़रूरत है या अवेयरनेस कितनी पे, और क्या इक़दाम होने चाहिए इस हवाले से? जी डेफिनेटली इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, और इस पर मैं ज़रूर नेम करूँगा डॉक्टर जावेद खान आगा खान के। ही इज़ एन आइकॉन इन स्मोकिंग सेसेशन इन पाकिस्तान। उन्होंने जितना काम ना सिर्फ पाकिस्तान में इंटरनेशनल रिकग्निशन, आई मस्ट एडमायर हिम कि ये बहुत बड़ा उन्होंने कॉन्ट्रीब्यूट किया। सेकेंड, पाकिस्तान चेस सोसाइटी के प्रेजिडेंट हैं डॉक्टर अशरफ जमाल, हम उनके साथ कोलैबोरेशन में भी हम ये चाह रहे हैं कि पाकिस्तान चेस सोसाइटी पहले रोल प्ले करे, मीडिया के साथ इंटरेक्शन करे, और गवर्नमेंट बॉडीज जो इसको रेगुलेट करती हैं उनके साथ मिलके कि हम इनको लिमिट करें। जो सेल है उस हवाले से बहुत ही सख्त एसओपीज होने चाहिए, बहुत सारी। जैसे इतने साल से बच्चा छोटा जाके सिगरेट काउंटर से नहीं खरीद सकता। इसी तरह मैंने बताया ना कि मुख्तलिफ कंट्रीज में रेगुलेशन आ गई है कि आप ऑफिशियली किसी वेब पेज पे, शॉप पे सेल नहीं कर सकते, बट पी सकते हैं। लेगा कहाँ? तो इसका मतलब ये कि अंडर द टेबल बहुत सारी चीजें, तो हमें सिर्फ ऑन लेबल नहीं ऑफ लेबल भी इसके लिए कुछ ना कुछ स्टेप्स लेने पड़ेंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया। पल्मोलॉजिस्ट डॉक्टर मोहम्मद अहमद हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन थे। उनका यही कहना था कि जो ई सिगरेट है उसका भी खात्मा बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हमारे माशरे में जिस तरह से ई सिगरेट का रुझान इस तरह से बढ़ा है वो बिल्कुल गलत है। हुकूमत को भी इस पर काम करने की ज़रूरत है। आगे बढ़ते हैं और अब कुछ बात करेंगे कुछ ऐसे और फलों सब्जियों से मुताल्लिक जिन्हें हम फलों को सब्जियां समझ के खा गए हैं, सब्जियों को फल समझ के खा गए हैं। तो इसकी डिटेल आपके साथ शेयर करेंगे कि बहुत से ऐसे फल मौजूद हैं, बहुत सी ऐसी सब्जियां मौजूद हैं। टमाटर को जिस तरह से कहा जाता है कि ये एक सब्जी है, हम एज अ सब्जी इसका इस्तेमाल करते हैं, लेकिन अभी जो नई तहकीक मतलब पूरी ज़िंदगी हमारी किस तरह से गुजरी, हम टमाटर को खा गए हैं एक सब्जी समझकर, लेकिन अब ये बताया जा रहा है कि वो एक फल है। अच्छा, हम तो सलाद में उसका इस्तेमाल करते हैं, हम सैलड में यूज करते हैं और रॉ खा लेते हैं, लेकिन जो मेरे पास अभी जो रिसर्च है इसमें अगर मैं उन सब्जियों के नाम लूं जो कि सब्जी नहीं है, एक्चुअली फल है। बिल्कुल। अच्छा जनाब जी, बताया जा रहा है कि कद्दू को अगर आप आज तक सब्जी समझ रहे हैं तो आप बहुत बड़ी भूल कर बैठे हैं, क्योंकि कद्दू एक फल है और इसके साथ साथ अनवार जो भिंडी है उसकी भी टाइप्स हैं। भिंडी भी जनाब बीजों से भरपूर ये सब्जी बुनियादी तौर पर एक फल है, और वैसे तो बैंगन आलू के जो खानदान के पौधों का हिस्सा है, मगर बैंगन में भी जो बीज मौजूद होते हैं वो पौधे, बैंगन भी फल है, बैंगन भी फल तकनीकी लिहाज से जो और अगर हमने लोगों को ये बता दिया कि करेला भी एक फल है तो वो बिल्कुल नहीं है मानेंगे। तो ये सब्जी समझ के ना खाएं, इसको फल समझ के खाएं। जालत का फिर वो आ गया ना शेरियात के मैं नहीं मानता, मेरे ख्याल से कि दिल जो है दिल नहीं मानता, इस बात पे राजी, क्योंकि पूरी लाइफ हमने इन तमाम चीजों को सालन में यूज किया है। खीरे अगर मकई है जिस तरह से, देखिए मेरे ख्याल से हम फल हो या सब्जी हो, जिन चीजों का हमने नाम लिया है, कद्दू हो गया, भिंडी, करेले, इस्तेमाल इनका करना चाहिए। बात यह है कि अगर फल है या सब्जी है, लेकिन इसका रॉ इस्तेमाल करें या पका कर इस्तेमाल करें। सब्जी और फल से बेहतरीन चीज, लेकिन ये रिसर्च जो है, ये जो रिसर्च है ये बड़ी डिफरेंट है, हैरानकुन है कि जो खीरा है वो तरबूज का और खरबूजे का कजन है। मतलब इस तरह की जो रिसर्च है, सिर्फ टमाटर तक महदूद थी। मुझे मालूम था कि जो टमाटर है वो, लेकिन जो आज रिसर्च सामने आई है करेला भी फल हो गया है जनाब। तो बिल्कुल इसकी जो वजूहात हैं वो भी इसमें बयान की गई हैं, जो कि मैं चाहूंगा आप शेयर करें कि फल की जो तारीफ है वो बेसिकली क्या है। बिल्कुल सर, फल की तारीफ ये कि जो पौधे के फूल से पैदा होने वाला जो नरम गूदा होता है, जिसमें पौधे का बीज होता है, वो बेसिकली फल कहलाते हैं। और तकनीकी लिहाज से जो टमाटर है वो इस तारीफ पर पूरा होता है। छोटे छोटे जो बीज हमें नजर आते हैं, खीरे के अंदर भी होते हैं, टमाटर के अंदर भी होते हैं, जिन सब्जियों के हमने, जिन फलों के हमने नाम दिए हैं, अब सब्जी नहीं कहना। बिल्कुल, क्योंकि हमारी नजर में फल वही है जो मीठा हो, जिसका टेस्ट बहुत ज्यादा अच्छा हो, जिसको पकाने की जरूरत ना हो। तो वो जो कॉन्सेप्ट है, अब वो ये जो रिसर्च सामने आई है उसमें काफी अब चेंज अनवार, इसके मुकाबले में किसी पौधे के फलों के हिस्से को निकालकर खाए जाने वाले हर हिस्से को सब्जी कहते हैं। तो ये आज हमने आपको फल और सब्जी की जो डिफरेंस जो है वो बता दिया है। और मैं सबसे ज्यादा हैरान हुआ करेले पर कि इतना कड़वा फल कोई कैसे खाएगा, किस तरह आप किसी को कन्विंस करेंगे? तो क्या पिएंगे आप करेले को
करेले का जूस आम रूटीन में, और तमाम तरह की जो मिर्चें हैं क्योंकि उनमें भी बीज मौजूद हैं और ये कहा जा रहा है कि वो भी फल हैं। तो ये रिसर्च बड़ी डिफरेंट सी है, बड़ी अजीब सी रिसर्च है, इंटरेस्टिंग भी है। इसके साथ ही जनाब अब हम प्रोग्राम में ब्रेक के जाने बढ़ते हैं और ब्रेक के बाद सेगमेंट्स आगे बढ़ाएंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन। हिम्मत जवान हो तो कोई भी रुकावट नहीं रहती, बल्कि अगर किसी चीज़ की माजूरी भी हो तो वो आपकी ताकत बन जाती है। और ये सिर्फ इंसानी जहन की बात है कि कौन क्या करना चाहता है, और जो हमारे इर्द गिर्द लोग मौजूद होते हैं वो हमें किस तरह से ट्रीट करते हैं, हमें आगे बढ़ने का हौसला देते हैं। तो आज हम आपकी मुलाकात करवाने जा रहे हैं एक ऐसे शख्स से, एक ऐसे हमारे मेहमान से जिनका ताल्लुक पेशावर से है। मोहम्मद इब्राहिम खान उनका नाम है, जो कि ना सिर्फ एक हाथ से टेबल टेनिस खेलते हैं बल्कि अब वो कोचिंग भी कर रहे हैं। इसके साथ साथ 2 गोल्ड मेडल और 1 चांदी का मेडल जीतने का एजाज भी रखते हैं। आई एम श्योर इनका हौसला भी बहुत बुलंद होगा और इनकी जो जर्नी है वो भी बहुत इंटरेस्टिंग रही होगी, उतार चढ़ाव के साथ रही होगी यकीनी तौर पर। इब्राहिम खान टेबल टेनिस प्लेयर एंड कोच हमारे साथ इस वक्त इन कॉन्वर्सेशन है। इब्राहिम, थैंक यू सो मच, आपने हमें ज्वाइन किया प्रोग्राम में। टेबल टेनिस एक आसान खेल नहीं है, एक मुश्किल और एक तेज खेल है। कब आगाज हुआ आपके इस सफर का? जी अस्सलाम वालेकुम। पहले तो आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने मुझे इस चैनल में बुलाया कॉल पे। जी ये मैंने क्लास 3 से आगाज किया था टेबल टेनिस का, और फिर स्कूल में खेलते थे। स्कूल के बाद फिर तकरीबन 3-4 क्लास में फिर मैंने एक यूथ स्टेडियम में ज्वाइन किया प्रोफेशनल। वहाँ पे जाके वहाँ पे ट्रेनिंग करता था टेबल टेनिस का, और वहाँ से फिर आहिस्ता आहिस्ता मतलब डिस्ट्रिक्ट के लेवल पे खेले, फिर केपी लेवल पे, फिर नेशनल लेवल पे, फिर साउथ कोरिया में 2015 में गोल्ड मेडल जीता था। ठीक है इब्राहिम, अभी आप कोचिंग कर रहे हैं, तो कोचिंग करना ज्यादा बेहतर लगता है या जिस तरह से पहले इवेंट में आप खुद पार्टिसिपेट करते रहे हैं, मुकाबलों में हिस्सा लेते थे, वो आपको ज्यादा अच्छा लगता रहा है? वो बहुत ज्यादा अच्छा लगता था, लेकिन वो मुश्किलात बहुत थे उस वक्त। अभी तो स्पोर्ट्स बहुत आगे गया, उस वक्त इतना वो नहीं था ना, एक इवेंट होता था, कोचिंग भी इतना मतलब कोई स्पेशल बच्चों को कोई इतना वो नहीं देता था ना। तो उस वक्त से मुझे ख्याल आया कि मैं कोच बनूंगा, और इस तरह कोच बनूंगा ताकि जिस प्लेयर्स को मसले वो ना आए, और इसको मैं सही प्रॉपर ट्रेन करवाऊंगा। तो कोचिंग के लिए मैं इसलिए आया हूँ। इब्राहिम, आपके हौसले को यकीनी तौर पर दाद देनी पड़ती है। यहाँ पर अगर हम लोग फिजिकली फिट भी हों तो हमारे जो आसपास के लोग होते हैं, लेग पुलिंग का एनवायरनमेंट है हमारे यहाँ, कोई किसी को आगे बढ़ता हुआ देख नहीं सकता, लेकिन आप एक एग्जाम्पल है। आपके आसपास के लोगों ने आपको सपोर्ट किया, आपको हेल्प आउट किया, या फिर जो वही हम रिवायती एक देखते हैं सिलसिला लेग पुलिंग का, आपको भी मुश्किलात का सामना करना पड़ा? जी मुश्किलात तो बहुत है, लेकिन इंसान अगर हिम्मत नहीं जी ठीक है इब्राहिम, तो कौन से ऐसे लोग आपके साथ मौजूद थे, आपको किन मुश्किलात का सामना करना पड़ा? आप ये समझते हैं कि जो फैसिलिटीज इस गेम के लिए चाहिए आपको भरपूर तरीके से वो फैसिलिटीज भी मिल रही हैं? जी अभी बहुत मिल रही है। ये जो एकेडमी बनाया है ताबाद स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में, डायरेक्टर जनरल था हमारा एक जुनैद खान, जो रिसेंटली अभी DC स्वात है, उसने बहुत वो ताउन किया स्पोर्ट्स में। डायरेक्टर प्रोजेक्ट ने बहुत सपोर्ट किया था। हमारे एडमिनिस्ट्रेटर जाफर शाह साहब ने जो अभी, और रिसेंट जो हमारा एडमिनिस्ट्रेटर है शाह फैसल, उसने बहुत सपोर्ट किया हमें उधर टेबल टेनिस में, हेल्प आउट बहुत किए। तो इसकी बदौलत आज मैं इस मुकाम पे हूँ। उसने हमें बहुत वो किया, स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट ने बहुत ज्यादा सपोर्ट किया, KP स्पोर्ट्स बोर्ड में। ठीक, तो इब्राहिम आगे के क्या प्लान है? जितने भी कोई स्पेशल लोग हैं उनके लिए आप कुछ करना चाहते हैं, कोई ख्वाहिश रखते हैं, कोई प्लान है आपका? जी सबके लिए, स्पेशल और नॉर्मल हो, सबके लिए मैं अवेलेबल हो। तो आया था बात स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में, जो भी आना चाहते हैं मैं सबको वेलकम करता हूँ। वहाँ पे आ जाए, उसको मैं एज अ प्रोफेशनल ट्रेन करवाऊंगा। जी ठीक है, तो टेबल टेनिस के अलावा क्या शौक हैं और कौन सा ऐसा डिफरेंट स्पोर्ट है टेबल टेनिस के अलावा जो आपको पसंद है?
कभी कभार स्क्वाश खेलता हूँ। स्क्वाश जब अब मतलब बोर होता हूँ तो कभी कभी स्क्वाश के लिए जाता हूँ, लॉन टेनिस के लिए भी जाता हूँ। मतलब गेम तो मैं हर कोई खेल सकता हूँ अभी तक तो सारे, मतलब और जाता भी हूँ ना, अपने आप को भी एंटरटेन करता हूँ और जॉगिंग करता हूँ। वो तो फिजिकली वो तो जरूर होने फिजिकल। ठीक है, तो इब्राहिम लेकिन दोनों जो आप खेल बता रहे हैं बहुत टफ हैं। टेबल टेनिस भी बहुत टफ है, विद इन सेकंड गेंद वापस आती है आपके पास। स्क्वॉश की अगर आप बात करें हैं, बहुत ज्यादा इसमें फिटनेस चाहिए। डेली की क्या रूटीन है? बैलेंस बरकरार रखना होता है, डाइट आपको ठीक रखनी होती है और बहुत ज्यादा प्रैक्टिस चाहिए। जी, स्क्वाश तो मैं ऐसे एज अ फन खेलता हूँ ना, वैसे मतलब वो कोई इतना प्रोफेशनल नहीं खेलता हूँ, वैसे जाके अपने फिजिकली वो करता हूँ, क्योंकि हाँ वो फिजिकली बहुत ज्यादा वो स्ट्रांग होते, तो इसलिए वो जाके वही खेलता हूँ ताकि थोड़ा फिट हो। और टेनिस भी ऐसा मतलब एंजॉय करता हूँ ना, वैसे स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट में होता हूँ तो कभी कभी टाइम मिलते तो ऐसे गेम्स के लिए भी जाता। इब्राहिम, आपकी जो वीडियो है वो हम नियो की टेलीविजन स्क्रीन पर शेयर करें, मैं चाहूंगी एक बार फिर से जरा प्ले कीजिएगा। अनवार कितने उम्दा तरीके से ही इज प्लेइंग दिस गेम, हैट्स ऑफ टू यू। इब्राहिम, अब अगर आप बताना चाहें, इफ यू फील कंफर्टेबल, एक्सीडेंट हुआ आपका या क्या हुआ, कैसे आपने अपना बाजू खोया, मैं जानना चाहूंगी। नहीं, मेरा बाजू जो ये बचपन से नहीं है, बाय बर्थ। जी ठीक है, तो इब्राहिम जो नया टैलेंट है, जो नए बच्चे हैं, वो अगर इस स्पोर्ट में आना चाहते हैं तो आप क्या समझते हैं, किस तरह से उनकी रहनुमाई करेंगे? जी, मैं सबको ये कहता हूँ कि आजकल जो आप देखते हो जो बच्चे स्कूल कॉलेजेस में सारे ये नशे बहुत आम हो गए, तो मैं सब वालिदैन को भी यही मैसेज देना चाहता हूँ कि आपने स्पोर्ट्स में आना है, चाहे वो बैडमिंटन हो, स्क्वाश हो, कोई, लेकिन स्पोर्ट्स में बच्चों को एंगेज करे ताकि वो एजुकेशन के साथ साथ हेल्थ एक्टिविटी भी करे, ताकि वो हेल्थी फिट रहे और मतलब ये फजूल कामों से भी वो पबजी गेमों से मतलब स्क्रीन से आउट होके प्रैक्टिकल वर्क किया करें। ठीक तो इब्राहिम, कौन है आपका फेवरेट टेनिस प्लेयर, कौन है? इसके अलावा दीगर खेलों का भी आपने जिक्र किया, स्क्वॉश प्लेयर भी आप हैं, क्रिकेट में भी दिलचस्पी रखते हैं? जी क्रिकेट में भी रखते। क्रिकेट में तो बहुत सारे दोस्त भी है, शाहीन शाह, ये सारे मतलब उसके साथ बहुत अच्छा हो रहा है। और स्क्वाश में नासिर इकबाल है मुझे, मेरा जो फेवरेट है, क्योंकि वो मेरा दोस्त भी है और मतलब जानने वाला है ना उसके साथ बहुत, वो उसकी वजह से मतलब वो आता हूँ। और एहसान उल हक मेरा फेवरेट है टेनिस में। ठीक है, बहुत शुक्रिया। टेबल टेनिस प्लेयर इब्राहिम खान हमारे साथ मौजूद थे और यकीनी तौर पर पाकिस्तान में टैलेंट की कमी नहीं है। हमने देखा कि किस तरह से इब्राहिम इतने एक्सपर्ट तरीके से खेलते हैं, कोचिंग भी कर रहे हैं और वो ये कह रहे हैं कि जो भी टेबल टेनिस सीखना चाहते हैं मैं यहाँ पर अवेलेबल हूँ, वो हमें यहाँ पर आकर ज्वाइन कर सकते हैं। तो नबिया, बहुत ही अच्छी चीज है ये कि इंस्पायरिंग स्टोरी है, जिसमें उनका हाथ नहीं है और बहुत ही जबरदस्त तरीके से वो हैंडल कर रहे थे अपनी गेम को। बहरहाल प्रोग्राम में लेंगे ब्रेक और ब्रेक के बाद म्यूजिक का तड़का भी होगा इन आवर प्रोग्राम। स्टे विद अस। मस्ताना हुआ तेरी चाहत में, कितना फसाना हुआ तेरे आने की खुशबू, तेरे जाने का मंजर, तुझे मिलना पड़ेगा जमाना हुआ। सदाएं सुनो जफाएं सुनो, मुझे प्यार हुआ था, इकरार हुआ था, मुझे प्यार हुआ था, इकरार हुआ था। है तमन्ना हमें तुम्हें दुल्हन बनाए, तेरे हाथों पे मेहंदी अपने नाम की सजाए, तेरी ले ले बलाएं, तेरे सदके उतारे, तमन्ना हमें तुम्हें अपना बनाए। नहीं मुश्किल वफा, जरा देखो यहाँ, तेरी आंखों में बसता है मेरा जहां। कभी सुन तो जरा जो मैं कह ना सका, मेरी दुनिया तुम ही हो, तुम ही आसरा। सदाएं सुनो जफाएं सुनो,
मुझे प्यार हुआ था। नाइस। तो नाज़रीन, रोहेल शेख हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं नियो पाकिस्तान के सेट पर और अपनी खूबसूरत आवाज का जादू उन्होंने नियो पाकिस्तान से सही कहते हैं कि जो म्यूजिक है ना, आपको पता है ना, एक स्ट्रेस चल रही है मुझे तो थेरेपी हो गई है जनाब। रोहेल से बात करते हैं। रोहेल, पहले कैसे हैं आप और कैसा जा रहा है आपका ये सफर? कब ये स्टार्ट किया आपने? थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। यू वेलकम। मुझे 5 साल हो गए, 5 से 6 साल हो गए ठीक है मैं आए हुए। और ठीक है इसमें अगर करना है प्रोफेशनली तो कैसे करना है, ठीक है। बिकॉज आई डोंट हैव दैट म्यूजिक बैकग्राउंड। बचपन से था, घर में कोई है नहीं है, फैमिली में कोई था वो सिंगर? पेरेंट्स कहते थे ना बचपन में बच्चे के में कोई टैलेंट होता था, मुझे बड़ी अच्छी तरह से याद है। तो वो बेटा आओ जरा, अंकल आए आंटी आई है, जरा गाना बेटा गा के सुनाओ। तो ऐसा होता ये स्टोरी है, लाइन स्टोरी। अच्छा, वैसे वो हेल्प आउट भी कर देते हैं, आई मीन स्टेज का और आपको कभी-कभी ऑकवर्ड सिचुएशन में भी डाल देते हैं। वो हर पॉजिटिव भी तो दिखाना, तो नेगेटिव भी दिखाना, जूतियां भी तो पड़ सकती हैं, पड़ती हैं। अच्छा, आपके गिटार पे मैं देख रही हूँ कि सुपर हीरोज के स्टिकर्स लगे हुए, तो म्यूजिक इंडस्ट्री में कौन आपका सुपर हीरो है? हमारी इंडस्ट्री में और हमारी इंडस्ट्री से बाहर, दोनों पूछना चाहूंगी। हाँ, इतना मुश्किल सवाल तो नहीं है मेरे लिए। मुश्किल है। ठीक है, चॉइस करना मुश्किल हो रहा है। नहीं, मतलब इंस्पिरेशंस है मेरे लिए। आतिफ असलम इज अ बिग इंस्पिरेशन, बिग नेम, कि हाउ टू बी अ ह्यूमन बीइंग एज वेल, और एक आर्टिस्ट भी। मतलब एक तो वो होता है ना, आर्टिस्ट आप बन जाते हैं तो बहुत ज्यादा ग्लैमर का एक पर्दा आ जाता है आपके ऊपर। तो वी आर नॉर्मल ह्यूमन बीइंग्स, हम लोग हर वक्त तो नहीं कैमरे के सामने रह सकते ना, तो वो वाली चीज इंस्पिरेशन आतिफ असलम है। फिर आबदा परवीन जी हैं, क्या बात है, ए रहमान साहब अक्रॉस द बॉर्डर, और ठीक है बहुत से आर्टिस्ट हैं जो ठीक भी है, हर छोटे छोटे लेवल पे मेरे उस्ताद हैं। ठीक हो गया। तो रोहित, आप क्या समझते हैं, क्योंकि अभी अगर हम सिंगिंग फील्ड की बात करें, पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा काम हो रहा है सिंगिंग पर, दोबारा से हम एक देख रहे हैं इंडस्ट्री बूम कर रही है, तो कितना फोकस्ड होना ज़रूरी है, क्योंकि बहुत ज़्यादा टफ कंपटीशन भी है मार्केट में इस वक्त? ये है कि आप मतलब ओरिजिनलिटी आपको चाहिए होती है, हर आर्टिस्ट की अपनी एक ओरिजिनलिटी होती है, वो ही बाहर आती होती है। कुछ की ओरिजिनलिटी इतनी ज़्यादा नहीं होती कि आप कह लें कि सर जी आप कंटिन्यू करें। ओरिजिनलिटी पे डिपेंड करता है सारा। आर्टिस्ट जो होते हैं वो सारे अपना कुछ लेकर आते हैं तो वो आर्टिस्ट कहलाते हैं, या तो एक ओरिजिनल आता है फिर उसकी कॉपीज आना शुरू हो जाती हैं, कहते हैं यार नहीं यार उसी ने किया था जो किया था। अच्छा अनवार, हम देखिए हमारा, मैं हमेशा बात करती हूँ, जब भी कोई सिंगर, हम किसी गुलकार को दावत देते हैं इन नियो पाकिस्तान, तो हमारे जो ड्रामास के जो OST हैं, इतनी अच्छी कॉम्पोजिशन बन रही है, प्लेबैक सिंगर्स हमारे बड़े जबरदस्त हैं। तो एक तो फरमाइश एक और टैलेंट तो हमारे साथ इस वक्त स्टूडियो में है ही, तो जनाब एक और गाने की फरमाइश कर लेते हैं। बिल्कुल, श्योर। अपना ट्रैक आपका जो भी है। ये मेरा अपना ओरिजिनल कॉम्पोजिशन हैसम गुलाम अली कंपोजर इनके, और मैंने गाया हुआ ओरिजिनल गाना है मेरा ये, भीगी आंखों से, इट्स कॉल्ड। भीगी आंखों से देखो तुझको रोज वे, भीगी आंखों से देखो तुझको रोज वे, देखा जाए देखा जाए धुंधली धुंधली यादों में तेरे सारे सपने रहते, हम में कब से जाने अब हम नहीं बस तुम हो रहते। कितने मौसम बीते हैं यारा इस दर्द को सहते, मेरी भीगी आंखों से जलते हुए आंसू हैं कहते। वेरी गुड। मतलब आपका ओरिजिनल गाना जो आपकी अब ओरिजिनल आवाज में हमने सुना है, बहुत अच्छा है। थैंक यू सो मच। ये इनको लिखा है जी मुबशर हसन है, ही इज अ वेरी गुड राइटर, उन्होंने बहुत OSTs भी लिखे। आपको भी शौक है लिखने का या कंपोजिशन का? काश लिख सकता होता। आई एम नॉट अ गुड राइटर, बट यू आर अ ग्रेट सिंगर। वो ये कैसे काम करते हैं मुझे समझ नहीं आती है चीज़ों की।
आई नेवर फोकस ऑन द लिरिक्स। ठीक है, लिरिक्स जो है वो आ जाते एक और आपका गाना है दिल दा हाल, वो मैं चाहता हूँ अपनी टीम को कहता हूँ कि वो प्ले करके हमें और सुनाएं। ऑडियंस के साथ शेयर जी करते हैं, बिल्कुल। अच्छा जी, तो गाना आपने मुलाहिजा किया और वीडियो भी बहुत अच्छी थी। वीडियो भी बहुत अच्छी थी। दैट्स व्हाट आई एम गोइंग टू आस्क कि रुहेल, अभी हम देख रहे हैं कि जब आप कोई भी गाना बनाते हैं उसकी वीडियो का भी बहुत ज़्यादा अच्छा होना ज़रूरी है, क्योंकि अगर यूट्यूब पे कोई वीडियो आई है तो फिर उसके व्यूज़ जो हैं वो उसी तरह से आते हैं। ऐसे ही है, लेकिन आई डोंट थिंक सो कि वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आई थैंक गॉड कि अब वो ज़माना आ गया है बिकॉज ऑफ स्पॉटिफाई, आईट्यून्स। असल प्लेटफॉर्म ऑडियो का ये है, ये नहीं है। मतलब मीडियम आप कह लें, सेंस जो आपको ज़रूरत होती है ना, ये आप कह लें कि 20 years ago कुछ ज़रूरत बन गई म्यूज़िक के लिए, म्यूज़िक वीडियोस, और वो भी इस चलें, हम अपने नाज़रीन से इजाज़त लेते हैं, आपसे हम कल मुलाकात करेंगे, लेकिन रुहेल से हम एक ट्रैक सुनना चाहेंगे, आतिफ का कोई भी ट्रैक अगर आप हमें सुना दें। टॉप ऑफ द माइंड।